अध्याय 2911 से 2920। उन्हें मत रोको, उन्हें एक साथ जाने दो। ये जिवेन की शांत आवाज दो आदमियों की लड़ाई से गूंज उठी। इस पर दो व्यक्तियों की लड़ाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और यह सटीक था। बड़े भाई छोटे कुनपेंग ने ये जिवेन को थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे सिर्फ कुछ छोटे लोग हैं। वे तभी आने की हिम्मत करते हैं जब मैं चरम पर नहीं होता। वे पहले ही मार्शल आर्ट का दिल खो चुके हैं। ये सब हल हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जब उन्हें पता चले कि वे मर चुके हैं तो आए। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लिटिल कुनपेंग ने अंततः ये जिवेन की इच्छाओं का सम्मान करने का फैसला किया और सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि वह इसे यूं ही नहीं देखेगा। यिन और यांग का उनका नक्शा कभी भी नीचे नहीं रखा गया। उसे डर था कि कोई अचानक ये जिवेन पर ताओवादी हथियारों से हमला कर देगा। खुद को बचाने के लिए ताओवादी हथियारों के बिना एकमात्र शक्ति जो उसे धमकी दे सकती थी वह ताओवादी हथियार थी। बूम! युद्ध तुरंत शुरू हो गया और जो विशेषज्ञ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे वे न केवल त्यानजू के लोगों को बल्कि निचले राज्य के लोगों को भी मारने के लिए दौड़ पड़े। सभी पक्षों के विशेषज्ञ एक साथ बाहर गए और केवल एक ही लक्ष्य था, वह उस व्यक्ति को मारने के लिए मिलकर काम करना जिसने मैदान में निचली रोशनी के साथ निहत्थे युद्ध का नेतृत्व किया था। खास तौर पर वे काफी असंतुष्ट भी हैं। क्या सचमुच उनके पास कोई निवारक नहीं है? दरअसल उन्हें दिल पर लगाए बिना लोगों के एक समूह के साथ मिलकर जाने दें। अनगिनत जादुई यंत्र एक के बाद एक आकाश में उड़े और फिर पूरे आकाश में प्रकाश फैलाया, आकाश को फाड़ दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा दिया। जियोचोग आकाश को वश में करने, चक्कर लगाने और सीधे ये जिवेन की ओर गिरने की गति थी। लेकिन इस वक्त ये जिवेन ने गोली मार दी। वह बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के बहुत ठंडे लग रहे थे। उसने बेदर्दी से और बेरहमी से गोली मारी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने सीधे गिरते जादुई हथियार पर थपथपाया। टकराना, टकराना, टकराना। उन्होंने केवल भारी प्रहारों की एक श्रृंखला सुनी और फिर उन्होंने देखा कि ये जिवेन ने अपने नंगे हाथों से सैकड़ों जादुई हथियार हिलाए। ये कोई साधारण सैनिक नहीं है और इनमें से कोई भी एक उच्च श्रेणी की कलाकृति है। यहाँ तक कि सर्वोत्तम कलाकृतियां भी उन सामग्रियों से बनी होती हैं जो हजारों वर्षों से दुर्लभ हैं। आमतौर पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अजेय है। अब ये जिवेन उड़ने के लिए तैयार है। ये 4 या 2 में 1000 बिल्लियां खींचने जैसा था। इसमें बिल्कुल भी अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा, इसलिए वे चौंक गए और एक के बाद एक उड़ गए। हालांकि जब हर कोई ये जिवेन की अद्भुत चाल में डूबा हुआ था, ये जिवेन का पलटवार पूरी तरह से शुरू हो चुका था। एक पल में उसने अंधेरी रोशनी की हमले की सीमा छोड़ दी और सीधे भीड़ को मार डाला। पूफ, पूफ, पाफ। इस समय तू जिवेन ने वास्तव में जनता के सामने अभ्यास किया जिसे कौशल कहा जाता है, लेकिन सरल मार्शल आर्ट चालें उसके हाथों में आ गईं, लेकिन अद्भुत शक्ति के साथ फूट गईं जिसकी आम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वह एक रक्तपिपासु शैतान की तरह है, ठंडा और दृढ़। एक मुट्ठी और एक पैर एक सुपर मजबूत व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। उसके सामने न तो भगवान और न ही भगवान का राजा अलग है। एक ही झटके में मांस फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हर तरफ खून और सफेद हड्डियां उड़ रही थीं। ये खूनी मंजर भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हालांकि इस समय दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग स्वाभाविक रूप से भविष्य की समस्याओं को मिटाने के लिए इस समय ये जिवेन को मारने आते हैं। यदि ये जिवेन को आज खत्म नहीं किया जा सका तो भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से ये जिवेन का बदला लेना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि यही मर जाओ और उसे मिटा दो। ये जिवेन मारने के लिए और भी अधिक दृढ़ है। वह स्वयं एक निर्णायक व्यक्ति है। अब उसे फांसी के दौरान कमजोर और धोखेबाज माना जाता है। उसके लिए बहुत कुछ हो चुका है और उसे इन लोगों को अपने द्वारा लगाए गए कड़वे फल को निगलने देना होगा। पृथ्वी हिल रही थी और 1 दर्जन से अधिक घोड़े ये जिवेन की ओर दौड़ पड़े। सभी अजीब जानवरों पर सवार थे। वे बहुत शक्तिशाली हैं। इस समय ये लोग मनुष्य और जानवर की एकता को पूरी तरह से एक में एकीकृत कर रहे हैं। नेता एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट भी है। ये लोग लंबवत और क्षैतिज रूप से भी मौजूद होते हैं। आज उन्हें ये जिवेन को खत्म करने का काम सौंपा गया है। इस समय उन्होंने ये जिवेन की दूसरों की हत्या का फायदा उठाया और उन्हें उनके सामने मार डाला। आपके द्वारा ये जिवेन ने अचानक अपने पैरों पर कदम रखा और दुनिया एक पल में हिंसक रूप से हिल गई। पृथ्वी सीधे टूट गई और हजारों पृथ्वी तरंगे ऊपर उठी।
शिलाखंडों से मिश्रित अराजक दृश्य ने इन सशक्त लोगों की गति को स्थिर कर दिया। अदम्य मौन समझ भी बाधित हुई, लेकिन तरीका इतना सरल था। जब वे स्तब्ध रह गए तो ये जिवेन ने गोली मार दी और कूद पड़े। उन्होंने किसी जादुई नियम का प्रयोग नहीं किया, उसने बस अपनी अद्भुत विस्फोटक शक्ति के साथ जमीन पर कदम रखा। पूरा आदमी एक तीर की तरह था जो निकला और सीधे दर्जनों शूरवीरों में घुस गया। भयानक शक्ति ने भयानक गति के साथ मिलकर सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और एक पल में कई शूरवीरों को मार डाला। इनकी स्थिति ठीक मध्य में है। इस टक्कर से उत्पन्न वायु लहर ने लोगों के साथ साथ अन्य शूरवीरों को भी उलट पलट कर दिया। यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे के अजीब जानवर भी इतने भयानक हमले का सामना नहीं कर सके। हालांकि ये जिवेन की लड़ाई तो बस शुरुआत है। वह हवा में ही रुक गया और फिर अद्भुत हत्याकांड को अंजाम दिया। टकराना, टकराना, टकराना। एक झटके और एक पैर से ये जिवेन इन शूरवीरों, यहाँ तक कि लोगों और जानवरों को भी छेद सकते हैं और सभी दिशाओं में खून बहा सकते हैं। सहायक, ये दृश्य देखकर इन शूरवीरों के नेता चकाचौंध हुए बिना नहीं रह सके। ये पुराने अधीनस्थ थे जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक उनके साथ संघर्ष किया था। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने उसे लाशों के समुद्र से अनगिनत बार मार डाला था। वे दूसरों के हाथों नहीं बल्कि ये जिवेन के हाथों मरे। वह क्रोधित था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ये जिवेन इतना तेज था कि वह हर बार आते ही खुद को हवा में उछाल देता था। लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यह एहसास उसे उदास कैसे नहीं कर देता। जल्द ही आपकी बारी है। जब ये जिवेन ने आदमी और जानवर सहित आखिरी शूरवीर को मार डाला तो उसने जानवर के नेता की ओर देखा। उसे याद नहीं था कि उसने पशु शूरवीरों की इस टीम को नाराज किया था। आखिरकार उनकी ताकत बिल्कुल शक्तिशाली थी। यदि तू जिवेन को अपना अपराध पता था तो केवल एक ही संभावना थी, वही ये कि उन्हें दूसरों द्वारा काम पर रखा गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एहसान चुकाने के लिए हैं या सिर्फ पैसे के लिए। उसे हर किसी को ये बता देना चाहिए कि उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा वह मर जाएगा। ये जिवेन ने सीधे अपने हाथ में एक बड़ी बंदूक खींची और एक पल में नाइट लीडर पर फेंक दी। ये बड़ी बंदूक स्वर्ग और पृथ्वी पर एक अजगर की तरह थी। अंततः वह बंधनों से मुक्त हो गया और दहाड़ते हुए शूरवीर नेता को मार डाला। शूरवीर के पास नेता के सामने एक ढाल थी और वह एक पल में उसके सामने था। कब ये बड़ी तोप सीधे ढाल में जा घुसी। हालांकि यह घुस नहीं सका क्योंकि सामग्री ढाल जितनी अच्छी नहीं थी। इसने सीधे तौर पर अनगिनत दरारें तोड़ दी। भयानक शक्ति ढाल के साथ शूरवीर नेता के पास आई। वह अचानक कराह उठा। उसे लगा कि उसकी दोनों बाहें पूरी तरह से छिलकर टूट गई हैं। उसकी अधिकांश शक्ति निकल जाने के बाद भी वह इतना भयानक हो सकता था कि उसका दम घुट रहा था। उसी समय उसके क्रोच के नीचे का जानवर चिल्लाया और सीधे नीचे रेंग गया और उसके 4 पैर सीधे टूट गए, पूरी तरह से ये जिवेन की बड़ी बंदूक पर लगी शक्ति के कारण। ये कैसे हो सकता है? मैं एक भावी सम्राट हूँ। शूरवीर नेता को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह अर्ध सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था और उसकी गोद में बैठा जानवर ईश्वर राजा था। वह भगवान कैसे हो सकता है जो इस शक्ति का विरोध नहीं कर सका? अचानक उसके मन में एक वाक्य याद आया, जो ये था कि एक बल ने 10 कौशल कम कर दिए। ये जिवेन की आतंकवादी शक्ति के सामने क्या क्या मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियां निरर्थक लगती थीं। वे बहुत बचकाने थे और उनमें प्रतिकार करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि उसके और अधिक सोचने की प्रतीक्षा किए बिना उसके सामने एक काली छाया दिखाई दी और सीधा झटका लगा। कब एक बड़े एलवी होंगजोग जैसी ध्वनि के साथ ये जिवेन ने अपनी सबसे अच्छी कलाकृति ढाल के माध्यम से मुक्का मारा, तुरंत उसकी ढाल को तोड़ दिया और आकाश में बिखर गया। ये जिवेन ने सीधे गोली मार दी। ये बल और भी भयानक था। शूरवीर नेता के हाथ सीधे मौके पर खून के कोहरे में उड़ गए और बार बार चिल्लाए। फिर ये शिवेन के हाथ के चाकू से वह सीधे 2 हिस्सों में बंट गया। लोग और माउंट युआन देवता नष्ट हो गए और मृतक दोबारा नहीं मर सकते थे। ये जिवेन की गति बहुत तेज है। ये सब लंबा है। दरअसल ये सिर्फ सांस लेने का मामला है। ये जिवेन ने भावी सम्राट के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक घोड़ों को फांसी पर लटका दिया, जिससे अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता दिखाई गई। जादुई शक्ति और जादुई शक्ति के बिना भी वह दुनिया के सबसे भयानक प्राणियों में से एक है। अन्य लोग बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल तू जिवेन की शक्ति को देख सकते थे। ये दृश्य देखकर मिंगुआन को बहुत गुस्सा आया। क्या ये जिवेन उसके साथ खेल रही है? उसने उसकी नाक के नीचे हत्या कर दी और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये जिवेन, ज्यादा प्रचार मत करो। इस समय मिंगुआन ने आखिरकार शुरुआत की।
उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार प्रकट हुई और एक क्षण में उसे काट डाला गया। हालांकि काटने से ब्लेड नहीं निकला, लेकिन तलवार की अत्यंत भयानक गति निकली। ऐसा लग रहा था जैसे ये मार नहीं रहा बल्कि दबा रहा है। केंद्रों में उनकी उपलब्धियां एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई हैं, जो इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। इससे पहले कि उसके शरीर में एक भयानक क्यूई मशीन जागती, एक विशाल महासागर की तरह जो सीधे टूट जाती थी, ये जीवेन द्वारा उसे पकड़ लिया गया था। प्राचीन तलवार एक गेंडा में बदल गई और एक प्राचीन पर्वत की तरह हवा के विपरीत उठ गई। वह आकाश से नीचे लटक गया और कट गया। कब? हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। इस तरह के एक अद्वितीय हमले के सामने ये जीवेन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, बल्कि अपने नंगे हाथों से इसका स्वागत किया। बूम! एक अद्भुत टक्कर में लोगों की हैरान आंखों में ये जीवेन की मुट्ठी सीधे प्राचीन तलवार से टकराए और एक पल में ऊर्जा की एक अंतहीन लहर फूट पड़ी। जोर! तब प्राचीन तलवार जोर जोर से कांपने लगी और उसकी चमक तेजी से एकत्रित होकर गायब हो गई। एक पल में अनगिनत प्राचीन तलवारों से जुड़ी सभी सड़कें और कानून पूरी तरह से खत्म हो गए। 6 संसार मुक्केबाजी, कई लोगों ने चिल्लाकर कहा। जैसे जैसे ये जीवेन अधिक से अधिक प्रसिद्ध होते गए, उनके द्वारा अभ्यास की गई 6 संसार मुक्केबाजी अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो गई और फिर से प्रसिद्ध हो गई। मुट्ठी तकनीक जो कभी अजेय थी, अब अधिक पूर्ण और उच्चतर है। ये स्पष्ट रूप से कोई मन नहीं जोड़ता है या कोई जादुई शक्तियां नहीं जोड़ता है, लेकिन इसके चारों ओर एक भयानक गंध है, जैसे कि यह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल सकता है। फिर से आओ! ये जीवेन जोर से चिल्लाया और सीधे मिंगुआन की दिशा में पीछा किया। तभी एक आसमान की ओर मुड़ने वाली सील सीधे गिरी और उसके हाथ में मौजूद प्राचीन तलवार से टकराना। प्राचीन तलवार जोर जोर से घूम रही थी और लगातार हिल रही थी। एक पल में सभी शेनहुआ और उस पर कानून जुट गए और तलवार पर घनी दरारें दिखाई देने लगी। मिंगुआन के हाथ टूटने लगे और खून बहने लगा। मिंगुआन चौंक गया, बार बार पीछे हट गया और पागलों की तरह एक सुरक्षित दूरी तक निकल गया। घरघराहट, खून हाथ की हथेली से बहकर तलवार के शरीर से होकर नीचे टपकने लगा। सुनहरा रंग विशेष रूप से सुस्पष्ट है। ये तलवार खून से सनी हुई है, लेकिन ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! पहली बार उसकी आंखों में डर की झलक दिखी। उसकी प्राचीन तलवार पाताल के सबसे गहरे भाग में पाई गई थी। इसे बहुत समय पहले एक गेस्टापो मास्टर ने छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने इसे परिष्कृत किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन की मुट्ठी के नीचे कई दरारें थी। ये जीवेन की मुट्ठी कितनी मजबूत थी। हाड़ मांस का शरीर तो पहले से ही इतना मजबूत है। यदि उसकी ताओवादी प्रथा, उसका मन और उसके ताओवादी वाद्य सब वहाँ हैं, तो ये कितना भयानक होगा। इसी समय अचानक उसे एक भयानक अफवाह याद आ गई। दशकों पहले यहाँ तक कि वयस्क युवान भगवान भी ये जीवेन के हाथों में पड़ गए, जिसके कारण पूरे पाताल में दंगे हुए। इसीलिए वह इस मिशन पर है। मूलतः उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह कैसे अस्तित्व में है। भले ही उन्होंने अर्थ सम्राट के शिखर पर कदम रखा हो, उनके बीच का अंतर अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। अब उनका मानना है कि ऐसी संभावना हो सकती है। ये सिर्फ युवानशेन का शब्द है। शायद ऐसा करना वाकई संभव है। हालांकि ये जीवेन ने उसे संकोच करने का समय नहीं दिया। उसने सीधे उसे पकड़ लिया और मौके पर ही मार डाला। बूम! ये जीवेन की मुक्केबाजी ने स्वर्ग का नियम तोड़ दिया। फैलती हुई बात की लहरें दूर के तारों को एक साथ कुचलती हुई प्रतीत होती हैं। धतेरी की! मिंगुआंग अंततः घबरा गया। ये जीवेन के हमले का विरोध करने के लिए मौत का साम्राज्य फिर से खुल गया, लेकिन ये बेकार था। वह बिल्कुल भी तू जीवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसे सीधे मुक्का मारा गया। मुक्का सीधे मिंगुआंग पर लगा। टकराना! एक चौंकाने वाली टक्कर के साथ मिंगुआंग मौके पर चिल्लाया और मांस सीधे टूट गया। ये जीवेन के भयानक प्रहार का विरोध करने में असमर्थ उसका पूरा शरीर उड़ गया। लगातार हत्या विरोधी क्षण जुड़े हुए थे और तू जीवेन ने सीधे पकड़ लिया। आप अंधेरे प्रकाश को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। अचानक एक बड़ा हाथ अचानक शून्य से उठा और सीधे मिंगुआंग के शरीर को शून्य में पकड़ लिया। ये जीवेन पकड़ नहीं सका। वह केवल इस बड़े हाथ को लोगों को बचाते हुए देख सकता था। प्लूटो! ये प्लूटो है। यदि तू जीवेन के हाथ में नाग की तलवार होती तो वह उसे विभाजित कर देता। दुर्भाग्य से उसने अपनी जादुई शक्ति खो दी है और वापस नहीं लड़ सकता। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सभी ने सोचा कि मिंगुआंग को ये जीवेन के हाथों मरना होगा, लेकिन उन्हें बचाए जाने की उम्मीद नहीं थी। तू जीवेन को छोड़कर कोई नहीं जानता कि लोगों को किसने बचाया।
क्योंकि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने क्रूर ये जीवेन के हाथों लोगों को कौन बचा सकता है। वह वैज्ञानिक नहीं है, यहाँ तक कि सर्वोच्च भावी सम्राट भी यह नहीं कह सकता कि उसने लोगों को तू जीवेन से इतनी आसानी से बचाया। शून्य में बड़ा हाथ बिना किसी निशान के गायब हो गया, केवल एक आंख छोड़कर ये जीवेन को बेरहमी से देख रहा था। हाँ, इस एक आंख से उन्हें अत्यधिक निर्ममता दिखाई देती है, मानो वे संसार की प्रत्येक वस्तु को मृत वस्तु समझते हों। भावनात्मक उतार चढ़ाव के बिना आंखें हर किसी के दिल की गहराई में ठंडी होती हैं। ये वैसा ही है जैसे एक छछूंदर चींटी की मुलाकात एक विशालकाय से होती है जो अपने जीवन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। ये कितना भयानक है। ये जीवेन अपनी पीठ पर हाथ रखकर खड़ा था। उसका शरीर हवा में सीधे आकाश की ओर खड़े पर्वत के समान था। उस आंख का सामना करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं था। ये जीवेन, वह ठंडी और हृदयहीन आवाज आई और हर कोई डर गया। कितनी भयानक आवाज है। आवाज सुनकर ही उनमें घुटने टेकने की इच्छा हुई। ये कौन है? ऐसा विचार सबके दिल से निकला। सम्राट मिंग, क्या ये सच है कि दोस्त इकट्ठा नहीं होते? ये जीवेन ने ठंडे स्वर में कहा। पाताल लोक। इन दो शब्दों ने कई लोगों को तुरंत चौंका दिया। यहाँ तक कि सबसे अज्ञानी लोग भी यह समझने में असफल नहीं होंगे कि इन दो शब्दों का क्या अर्थ है। एक वास्तविक सम्राट होना कितना भयानक है। भले ही यह अधूरा है, ये सामान्य शिखर अर्थ सम्राट से कहीं बेहतर है। ये बहुत भयानक है, विशेषकर आज के युग में जब सम्राट सामने नहीं आते। यह अत्यंत भयानक है और ऐसा लगता है मानो ये जीवेन और सम्राट मिंग के अभी भी कुछ दुश्मन हैं, जो कई लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। बादशाह से दुश्मनी बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। बादशाह के बल से कोई भी शत्रु उनके हाथ से बच नहीं सकता। सारे दुश्मन मर चुके हैं, इसलिए दुश्मन बनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। उनके बीच क्या छुट्टी है। और ऐसा नहीं लगता कि ये जीवेन को कोई बड़ा नुकसान हुआ है, अन्यथा यह इतना शांत नहीं होता। क्या आप ठीक हो गए? ये जीवेन ने धीरे से कहा। हाँ, मैं ठीक हो गया। तो तुम्हारी मृत्यु आ रही है। उस आंख से एक क्रूर आवाज निकली। ये जीवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप ठीक हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आपको गंभीर रूप से पीटा गया है और जबरन ठीक किया गया है। आपके पास अपनी कुछ मूल ताकत है। यदि आप आपको एक बार काटते हैं तो आप दूसरी बार भी काटेंगे। भीड़ में हंगामा मच गया। निश्चित रूप से ये तो जीवेन नहीं था जिसे नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि सम्राट मिंग को ये जीवेन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसका भी सिर कलम कर दिया गया। हालांकि यह उसकी अपनी शक्ल होने की संभावना नहीं है। युवान भगवान भी बहुत भयानक लगता है। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जीवेन को ठंडी नजर से देखा। यह आंख अनगिनत स्थानों से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठंडी आंखें लोगों को भयभीत कर देती हैं। अहंकारी होने के बारे में सोचो भी मत। उसके बगल में छोटे कुनपेंग ने दहाड़ लगाए और उसके सिर पर यिन और यांग के स्क्रीनशॉट एक पल में उड़ गए, जिसने सीधे सम्राट मिंग की इस आंख को बिखेर दिया और फिर कभी नहीं मिला। वह बहुत गंभीर और गरिमा में लग रहे थे। हर कोई ठीक ठीक जानता है कि सम्राट का मतलब क्या है, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। जबकि लोग अभी भी इस स्थिति में डूबे हुए थे कि सम्राट ने भी गोली मार दी, तो जीवेन ने अचानक गोली मार दी। मिंगुआन के हाथ में मौजूद प्राचीन तलवार ये जीवेन ने पकड़ ली थी। मूल रूप से मिंगुआन के हाथों में वे नष्ट होने वाले थे। यह एक प्राचीन तलवार की तरह थी जो अगले ही पल टूट जाएगी। ये जीवेन के हाथों में यह अचानक अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ा। तलवार का मूल अस्थिर शरीर, जो किसी भी समय टूटता हुआ प्रतीत होता था, शीघ्र ही ठीक हो गया। ओह, एक भगवान बिना किसी प्रतिक्रिया के ये जीवेन के हाथों मर गया। मार डालो, उससे लड़ो। ये जीवेन को घेरने वाले इन लोगों ने अंततः पूरी तरह से प्रतिक्रिया की और दहाड़ते हुए ये जीवेन की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते संपूर्ण अंतरिक्ष में फिर से मार काट की चीखें फैल गईं। जादुई सैनिकों ने भव्य रोशनी बिखेरी, एक अद्भुत धार बनाए और ये जीवेन को मार डाला। ये लोहे और स्टील की एक धार है। पहाड़ और घाटियां हिल रही हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, खासकर तब जब वे अपनी जान बचाना चाहते हो। अब मिंगुआन भी हार गया है और बचा लिया गया है, और कौन उनकी मदद कर सकता है? ये जीवेन को भस्म करने की आशा करते हुए मौत से लड़ना ही एकमात्र तरीका है। मारना। हवा उबल रही थी और हिंसक थी, और हत्या की आवाज पृथ्वी को हिला रही थी। उन्होंने एक कदम उठाया है, अब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वे सभी ये जीवेन को मारने के लिए दौड़ पड़े, जो सबसे निचली अवस्था में है। यह उनका एकमात्र मौका है। हालांकि फिर भी ये जीवेन के सामने अभी भी जीतने की कोई संभावना नहीं थी।
तलवार से तू जिवेन ने सीधे एक भगवान राजा को आधा काट दिया। मूल देवता नष्ट हो गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह बिल्कुल भी तू जिवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। फिर तलवारों की एक श्रृंखला काट दी गई और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी ध्वस्त हो गए और एक बड़ा क्षेत्र ध्वस्त हो गया। यह मृत्यु लोक है। भले ही कुछ लोग अर्ध सम्राट स्तर पर भी हों, वे ऐसा नहीं कर सकते। ये जिवेन के सामने वे हास्यास्पद छछूंदर चींटियां हैं। ये जिवेन की हत्या निर्मम है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि उसने आतंक की गंध के साथ प्राचीन सम्राटों के युवान देवताओं को भी मार डाला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न ठंडक, न नाराजगी, बल्कि उदासीनता। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह कोई महत्वहीन कार्य कर रहा है। हालांकि केवल कुछ दशकों के आराम के बाद इन लोगों को ये जिवेन द्वारा मार दिया गया था। उसके चारों ओर पहले से ही एक खाली जगह थी। उसके पैरों के नीचे अनगिनत लाशें थीं और खून एक नदी में बह रहा था। वहां सन्नाटा था क्योंकि उसके और छोटे कुनपेन के अलावा आसपास कोई नहीं था। दूर से युद्ध देख रहे वीरों की सांसें अटक गईं और वे अपने सामने हुए कत्लेआम से स्तब्ध रह गए। नरक की तरह लोग हैरान रह गए। हत्या खत्म हो गई थी। ये बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं चला। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। ताकत का अंतर दोनों पक्षों के बीच लोगों की संख्या के अंतर से कहीं अधिक था। युद्ध शुरू होने से पहले सभी ने युद्ध के परिणाम के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये जिवेन सभी लोगों को मार डालेंगे, जो कि था उनके विचार से सबसे अतिरंजित दृश्य से भी अधिक अतिरंजित। ताओवाद के बिना ये जिवेन अभी भी हमेशा की तरह क्रूर है। नहीं, यह उस समय से भी अधिक क्रूर प्रतीत होता है जब वह क्रूर था। ये शिवेन ने तलवार एक तरफ फेंक दी। उसने छोटे कुनपेन से भी लड़ाई नहीं की। वह तुरंत अपने एवन्यू के सागर में डूब गया और आगे बढ़ता रहा। जियो कुनपेन को भी कोई परवाह नहीं है। उनके बीच का रिश्ता लंबे समय से इस रिश्ते के प्रति उदासीन रहा है। ये जिवेन बहुत आगे तक चली। इस बार किसी ने ये जिवेन को फिर से लालच देने की हिम्मत नहीं की। उनमें जासूसी करने की हिम्मत नहीं हुई। ये जिवेन ने उन्हें डरा दिया और नहीं जानते थे कि ये जिवेन की सीमा क्या थी। और सबसे अधिक नफरत करने वाला तियानजू उन्हें घेरने और दबाने के लिए एक बड़ी टीम नहीं भेज सका, क्योंकि इस अवधि के दौरान उन सभी पर सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं द्वारा नजर रखी जा रही थी। एक बार जब उनकी सेना बाहर चली गई तो सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना भी बाहर चली जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि यदि आप पर्याप्त विशेषज्ञ नहीं भेज सकते तो इसका कोई मतलब नहीं है। पहले की तरह आपने बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भेजे, लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि ये शिवेन ने अकेले ही उन सभी को मार डाला। इससे पूरा तियानजू स्तब्ध रह गया। ये जिवेन केवल अपने शरीर के आधार पर ही संभावित सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उसे मारना इतना आसान नहीं था। इस समय उन्होंने अपना अधिकांश प्रयास सम्राट के विद्रोही शरीर पर भी लगाया। जब तक सम्राट के विद्रोही को रास्ता मिल गया तो जिवेन आकाश के खिलाफ भी बेकार था। हालांकि इस समय इस युद्ध के साथ एक खबर ने दुनिया में चौंकाने वाला उन्माद पैदा कर दिया। यानी सम्राट मिंग ठीक हो सकते हैं। ये असली सम्राट हैं। ये शिवेन के साथ उनके संवाद से हम जान सकते हैं कि यह कोई सामान्य अलगाव नहीं, बल्कि एक वास्तविक सम्राट होना चाहिए। तियानजू और सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के बीच लड़ाई गतिरोध में होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई निर्णायक रणनीतिक शक्ति नहीं है और यह रणनीतिक शक्ति सम्राट है। अब ऐसी कोई सम्राट स्तर की हस्ती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका दोनों तरफ कितना असर होगा। ये कहा जा सकता है कि लगभग सभी सम्राट तियानजू के नहीं हैं। ये सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं का है, इसलिए यदि कोई सम्राट है तो कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मिंग सम्राट अलग है। लंबे समय से मिंग सम्राट बेहद रहस्यमय, लगभग अजन्मा रहा है और मूल रूप से ब्रह्मांड की छाया में है। और ऐसा राजा जो एक दूसरे की मदद नहीं करता, चाहे वह किसी भी पक्ष में शामिल हो जाए, स्थिति को एक पल में बदल सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उस आदमी से कितनी नफरत करते थे जिसने मृतकों के साथ छेड़छाड़ की और उनका अपमान किया, उन्हें अंतिम जीत की इतनी परवाह नहीं थी। जल्द ही तियानजू पक्ष और सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं दोनों ने अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए दूत भेजे। पाताल लोक से संपर्क किया। दोनों पक्षों के लिए हेड्स ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया, केवल एक अनुरोध किया, वो ये जिवेन को मारना है। वे उसमें शामिल हो जाएंगे जो ये जिवेन को मार सकता है। इसने तुरंत दोनों पक्षों को खतरनाक स्थिति में डाल दिया। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के लिए ये जिवेन का अस्तित्व एक निश्चित समुद्री देवसुई के अस्तित्व के समान है। यदि तू जिवेन को मार दिया जाता है तो यह उसकी बांह तोड़ने के समान है।
इसके अलावा भले ही ये जिवेन मारा गया हो, मिंग देश के पक्ष के लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं और उनमें शामिल नहीं हो सकते हैं। उस समय यह एक गड्ढा पिता होगा। दोनों पक्षों की चिंता यह है कि क्या ये जिवेन को मारना इतना आसान है। यहाँ तक कि चरम पर अर्थ सम्राट भी उसे जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। यदि आप उसे लगातार हराना चाहते हैं तो आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप सम्राट से निपटने के विवरण और साधन भेजेंगे। कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया। दोनों पक्ष निचले साम्राज्य को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए अन्य शर्तों का आदान प्रदान करना चाहते थे। भले ही वे घमंडी थे, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन गतिरोध के सामने अपने गौरव और आत्मसम्मान को कम कर सकते थे, सिवाय इसके कि उनके अपने परिवार ने अन्य लोगों के तियानजू को बिल्कुल भी नहीं देखा था। इस गतिरोध के कारण मुझे नहीं पता कि हर दिन कितने तियानजू विशेषज्ञ मारे जाएंगे। यह मूल रूप से एक मांस और रक्त मिल है। ऐसी हानियों के सामने मुझे अहंकारी स्वाभिमान के सामने सिर झुकाना पड़ता है। चिंता की एकमात्र बात यह है कि निचले साम्राज्य की ताकत अज्ञात है। मुझे नहीं पता कि इतने वर्षों में मैंने किस तरह की ताकत जमा कर ली है। मृत लोग अन्य ताकतों के लिए नुकसान है और उनकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन पाताल लोक के लिए वे ताकत बढ़ाने का एक साधन है जिसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि एक सम्राट का अपने ही खेमे में शामिल होने का प्रलोभन बहुत बड़ा होता है। भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों न हो, वे हार मानने को तैयार नहीं है। एक समय से सभी पार्टियों का अंडरकरंट जोरों से बढ़ रहा था। इस प्रक्रिया में ये जिवेन अभी भी स्वर्गीय परिवार की सीलबंद भूमि की ओर कदम दर कदम ताव को काटने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। देखते ही देखते अगले 20 साल बीत गए। सितारों के समुद्र में तू जिवेन ने तुरंत अपना निशान खो दिया और सबके सामने गायब हो गया। हर कोई हैरान था। वर्षों से ऐसा लगता है कि लोग ये जिवेन को हमेशा उनके सामने आने के आदी हो गए हैं। यह अचानक उसके सामने से गायब हो गया, जिससे कई लोग तुरंत घबरा गए, खासकर तियानजू। तुरंत एक बयान सामने आया। ये जिवेन ने ताव को काटना समाप्त कर दिया था और अपने ताव को नया आकार दिया था। केवल इस तरह से वह अपने ताव और मन को पुनः प्राप्त कर सका और सभी की नजरों के नीचे से गायब हो सका। इस बयान ने तुरंत एक चौंकाने वाली लहर पैदा कर दी, खासकर जब तियानजू अभी भी इस बात पर बहस कर रहा था कि क्या ये जिवेन को खत्म करने के लिए सेना भेजनी चाहिए। ये जिवेन गायब हो गया था, जिससे कई लोग चिंतित हो गए। अंतरिक्ष मलबे के टुकड़ों में, अंतहीन खालीपन की दरारों में तियानजू की सीलबंद भूमि को सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाया जा सकता है। हालांकि तियानजू की वापसी के साथ तियानजू की सीलबंद भूमि अब कोई रहस्य नहीं रह गई है। ये तियानजू का एक भारी सुरक्षा वाला स्थान बन गया है। विशेष रूप से शुरुआत में तियानजू विशेषज्ञ सीलबंद भूमि से बाहर आए और लगभग हर समय विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में ये संख्या धीरे धीरे कम हुई है। अधिकांश विशेषज्ञ तब सामने आए हैं जब उन्हें सामने आना चाहिए। राव तो है, तियानजू पर अभी भी भारी सुरक्षा है। तियानजू की सील की भूमि में धीरे धीरे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, लेकिन ये शिवेन नहीं था जिसने अभी अभी अपना ताववाद बहाल किया था। कौन था? जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, ये जिवेन ने वास्तव में ताव को काटने का काम पूरा कर लिया है, अपने ताव को नया आकार दिया है और अब अपनी ताव और जादुई शक्ति को बहाल कर दिया है। ताव को फिर से काटने और ताव का अभ्यास करने के बाद ये जिवेन की खेती आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन ये पहले से पूरी तरह से अलग है। यदि तू जिवेन को लगा कि उसके सामने एक विशाल दीवार है और वह उस पर नहीं चढ़ सकता और अतीत में उसका अद्भुत संचय उसके लिए बोझ बन सकता है, तो अब तू जिवेन ने छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से दूर कर दिया है। ताव को फिर से काटकर उसका पिछला अभ्यास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने रास्ते से हट गए। अतीत में उनका अभ्यास प्रत्येक परिवार के ताव को समझने का था, लेकिन उनका अभ्यास ऐसा नहीं था। पहले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वह वास्तव में इस कदम पर आया तो उसे समझ आया कि यह जरूरी था और उसे अपने रास्ते से हटना पड़ा। जैसे कि आप सच में सम्राट बनना चाहते हैं, ये सभी अपना अपना रास्ता खोलने का अस्तित्व रखते हैं। वे दूसरों के साथ मिलकर नहीं चल सकते, न ही वे दूसरों का अनुसरण कर सकते हैं, केवल अद्वितीय होने और अपना खुद का एवेन्यू खोलने के लिए। अब हालांकि ये जिवेन यह नहीं कह सकते कि उन्होंने अपना स्वयं का एवेन्यू खोल लिया है। उन्होंने जिस एवेन्यू पर खेती की है उसके संदर्भ को साफ कर दिया है और अब दूसरों के ताव से भ्रमित नहीं है। सबसे स्पष्ट बात यह है कि चरम अर्ध सम्राट क्षेत्र तक उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है और जिन बाधाओं को पार करना उसे कठिन लगता था वे अब मौजूद नहीं है। जब तक पर्याप्त संचय है, वह स्वाभाविक रूप से चरम अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। बाकी सम्राट की आपदा के लिए तैयारी करना है।
ये समस्या ये जीवेन के सामने रखी गई है। उस भयानक सम्राट की विपत्ति के बारे में सोचते हुए ये जीवेन अब भी निश्चित नहीं है। वे सभी युगों में कितनी प्रतिभावान रहे हैं, इस मामले में अनैतिक सम्राटों से कम नहीं है, लेकिन वे सभी सम्राट की आपदा में मर गए और फ्लाइंग ऐश में बदल गए। लोग प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन सम्राटों को याद करते हैं और जिन्होंने कभी उन त्यानजों प्रतिभाओं को याद किया था जिन्होंने उनके साथ लड़ाई की थी। हालांकि सम्राट का विद्रोह भी ताओ को हासिल करने वाला है। ये शीवेन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। वह इसे धीरे धीरे जमा नहीं कर पाता। वह अपने कौशल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केवल कुछ विशेष साधनों के बारे में ही सोच सकता है। तियानजू द्वारा नियंत्रित सीलबंद भूमि एक बहुत समृद्ध क्षेत्र प्रतीत होती है, जो तियानजू के भारी सैनिकों द्वारा संरक्षित है। ये तियानजू शिविर के अलावा तियानजू के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषज्ञ हर जगह देखे जा सकते हैं। कई धर्म व्यूह बनाए और दफनाए जा रहे हैं और कई युद्ध हथियार मंडरा रहे हैं। जाहिर है तियानजू सील की गई भूमि को एक महत्वपूर्ण स्थान में बदलना चाहता है। भले ही सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं लौट आए, वे उस पर हमला नहीं कर सकते। सील की गई भूमि पर नियंत्रण हासिल करना तो दूर की बात है। यक्सी संस्कृति सीलबंद भूमि में चलने वाली एक साधारण तियानजू है। अपने कौशल के साथ स्वाभाविक रूप से कोई भी तियानजू उसे पहचान नहीं सकता है। दूर से सीलबंद भूमि के मूल में एक विशाल धर्म सरणी लगातार चल रही है और शतकोणीय सितारा सरणी एक भयानक दिव्य किरण उत्सर्जित करती है, जो लगातार एक ब्लैक होल में प्रभाव डालती है। उस ब्लैक होल में एक सील शब्द उभर आया। इस सील शब्द में एक अद्वितीय मजबूत सांस है। ब्लैक होल को दबाने के लिए, लेकिन इस सील शब्द पर घनी दरारें दिखाई देने लगी और इन दरारों में तियानजू के विशेषज्ञ समय समय पर अंदर और बाहर आते रहे। अचानक इन दरारों से एक ठंडी सांस फूटी। सम्राट, ये सम्राट है। आतंक की गंध, भले ही थोड़ी सी भी फैली हो, लोगों को एक पल में घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये जीवन का बिल्कुल अलग स्तर है। सम्राट सील तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जीवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे डर है कि मुहर के दूसरे छोर पर एक सम्राट है जो इस मुहर के माध्यम से स्वर्ग की दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। यदि वे सफल हुए तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। कितना बेचैन जीवन है। ये जीवेन ने अपना माथा सहलाया और कहा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से गरिमापूर्ण था। आजकल स्वर्ग की 10,000 दुनियाओं में से एकमात्र जीवित सम्राट मिंग सम्राट है। मिंग सम्राट की महत्वाकांक्षा तियान परिवार से बहुत छोटी नहीं है। इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर सम्राट मिंग खड़े हो जाए तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। वह मात्र आधा विकलांग शरीर है, जिसकी तुलना शिखर पर बैठे सम्राट से नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीवेन अपने रिश्ते से निपटता नहीं है। सम्राट मिंग का पहाड़ से बाहर आना उसके लिए एक आपदा है। हालांकि सम्राट की सांसें लगातार प्रकट हो रही थी, सील भी इन सांसों को दबाने के लिए एक तेज रोशनी निकाल रही थी। यह अभी भी थोड़ा खराब है, लेकिन इससे पहले कि वयस्क सील को तोड़ देगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय राजा के लिए दुनिया का दौरा करना कोई समस्या नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान दुनिया में कोई सम्राट नहीं है। यह उनकी मृत्यु का समय है। यक्सी ने शहर में टैटू बनवाया, दूर तक देखा। कई तियानजू सम्मान के साथ सील की दिशा का सामना कर रहे हैं। ये जीवेन थोड़ा ठंडा लग रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे कितनी देर तक बात कर रहे थे। यह ज्यादा लंबी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे डर है कि उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि वयस्क नहीं पहुंच सका, उसने डिक्री पारित कर दी। सम्राट को मूल स्थान पर जाने दें और विरासत स्वीकार करें। किसी ने फुसफुसाया, जाहिर है कुछ खबर मिली। क्या यदि सम्राट विरासत स्वीकार करने जाता है तो क्या वह आकाश में उड़ना नहीं चाहता? ये वास्तव में सम्राट स्तर के अस्तित्व को पार कर जाता है। किसी ने कहा, उत्पत्ति का स्थान सम्राटों और वयस्कों द्वारा बनाई गई विरासत का स्थान है। कुछ सर्वोच्च विरासत हैं। कई बूढ़े लोग बैठने से पहले वहां जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत छोड़ जाते हैं। ये जीवेन को याद आया कि ऐसा कहा गया था कि उत्पत्ति का स्थान तियानजू परिवार की उत्पत्ति थी। ये टेरान की पैतृक भूमि की तरह है, लेकिन टेरान की पैतृक भूमि की तुलना में तियानजू की उत्पत्ति अधिक रहस्यमय है। अनगिनत वर्षों से मैं नहीं जानता कि तियान परिवार में कितने स्वामी प्रकट हुए हैं। इनमें से कुछ स्वामी अपने पूरे जीवन में कभी भी मूल स्थान से बाहर नहीं गए और मूल स्थान पर ही रहे। ये तियान परिवार की वास्तविक नींव है और इसे खोया नहीं जा सकता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कई तियानजू स्वामी जो गिरने वाले थे, अंततः मूल स्थान पर लौट आए हैं।
कोई नहीं जानता कि वहाँ कितनी विरासत है, यहाँ तक कि तियानजू के सम्राट की विरासत भी। तियानजू के बारे में कई किंवदंतियों में से रात भर की कई कहानियां हैं। सफलता के उदाहरण। हाँ, उद्गम स्थान हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। ये 10,000 वर्षों में केवल एक बार खुला होगा। केवल सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं को ही इसमें प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ये हमारे स्वर्गीय परिवार की जड़ है। इस बार केवल साम्राज्यवादी ही नहीं वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन साथ ही कई अजेय प्रतिभाएं सीलबंद भूमि के दूसरी ओर एक साथ प्रवेश करेगी। हाँ, हमारे परिवार का खून पीछे छूट गया। आखिरकार इसे सभी जातीय समूहों द्वारा दबा दिया गया था और कोई भी शक्तिशाली लोग नहीं थे। यदि सम्राट को सम्राट बनने का मौका नहीं मिला होता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। लेकिन इस बार उसने अनुमान लगाया कि वह आसमान तक उड़ जाएगा। अन्य लोगों की तुलना में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका उथला कौशल था। वह इस बार आसमान तक नहीं उड़ पाएगा। अगर हमें सम्राट बनने का मौका मिला तो वह वापस आ जाएगा। हम 100 वर्षों के भीतर ताव प्राप्त कर लेंगे। क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एक सम्राट है। देर सबेर स्वर्ग की दुनिया फिर से हमारे पैरों के नीचे रेंग जाएगी। ये जिवेन थोड़ा स्तब्ध दिखे। अप्रत्याशित रूप से उसने सम्राट के विद्रोह की संभावना को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। वह फिर भी इस कदम पर आए। सम्राट को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा वह कुछ कुछ उसके जैसी ही है। भले ही प्रगति तेज हो और खेती के वर्ष बहुत कम हो, फिर भी यह एक घातक दोष है। अब यदि उसे सम्राट की विरासत मिलती है तो सम्राट बनना और ताव प्राप्त करना अपरिहार्य है। केवल 100 वर्षों में ताव बनना असंभव नहीं है, और यह वही है जिसे तुम जिवेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए 100 साल बहुत कम है। उसे सम्राट को सफल होने का मौका नहीं देना चाहिए। ये जिवेन के दिमाग से तुरंत अनगिनत विचार निकले। उसके चेहरे का आकार भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बदल रहा था। एक पल में वह चीनी पोशाक में एक गौरवान्वित युवक बन गया। उसके शरीर पर स्वर्गीय जाति की शक्तिशाली सांसें भी अधिकाधिक फैलती गईं। उसने खुद को तियान परिवार के एक विशेषज्ञ के रूप में छिपाने, मूल स्थान में प्रवेश करने, सम्राट को खोजने और उसे मारने का फैसला किया। सबसे बुरी स्थिति में उसे विरासत ढूंढनी पड़ी और विरासत को निगलना पड़ा। वह सम्राट से पीछे नहीं रह सका। ऊपर आसमान में एक पल में अनंत सुनहरी रोशनी बिखर गई। एक बड़ी कार आकाश में दौड़ती हुई चली गई। इसने शहर में सील को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शहर में गिर गया। भीड़ एक के बाद एक हटती गई, लेकिन उन्होंने देखा कि कार बहुत बड़ी थी, बिल्कुल एक विशाल महल की तरह। 9 शक्तिशाली जानवरों ने कार खींची। बाहर कोई भी बहुत शक्तिशाली देव राजा था, लेकिन अब इसका उपयोग केवल कार खींचने के लिए किया जा सकता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार का मालिक कितना विलासी था। वहाँ केवल सादे कपड़ों में टोपी पहने एक बूढ़ा आदमी था। कोई नहीं देख सका कि वह कैसा दिखता था। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसकी सांसें सचमुच अथाह थीं। इस कार के ऊपर भव्य परिधानों में अनगिनत सुंदरियां खेल रही हैं, मानो वे धरती पर किसी परिलोक में हो। इन सुंदरियों में बीच में 3 सुंदर युवक युवतियां घिरे हुए थे। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक पहला था। उसके शरीर पर बैंगनी रंग का वस्त्र जलती हुई ज्वाला के समान था और उसका पूरा शरीर मानो आग में लिपटा हुआ था। फिर वह बोला, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें जिवेन की तलाश में कोई दिलचस्पी होगी, लेकिन उसने खुद को हवा में फेंक दिया। वह तथाकथित छिपे हुए गठबंधन में बिल्कुल भी नहीं था। ये जिवेन को कोई परवाह नहीं थी। अचानक उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी प्रतिष्ठा है जिसकी बराबरी करना मुश्किल है। ये जिवेन कितने प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके लोग कमजोर लोगों का एक समूह है, और ये कियान और ये मोह थोड़े वजनदार हैं। उन तीनों में से सुनहरे वस्त्र पहने एक अन्य युवक ने भी गर्व से कहा कि उसकी आंखें 2 दिनों की तरह जल रही थीं, जो प्रकृति में मेधावी भागीदारी का संकेत था। कट, यह उबाऊ है। उसने शून्यता के भगवान के साथ बर्बादी के एक बैच को मार डाला। वो ये कियान थोड़ा दिलचस्प है। उसके हाथ में अभी भी एक ताववादी हथियार है, लेकिन अब वह शून्यता के भगवान के हाथों में भी पड़ गया है। लाल कपड़ों में बची एकमात्र महिला ने भी जम्हाई ली। इस बार शून्यता का स्वामी व्यर्थ नहीं गया। हालांकि वह अंततः वुजोग और तियानटिंग के लोगों से परेशान हो गया था, उसने ताओवादी हथियार को जब्त करके अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है। इस बार वह इस स्थान पर अजेय होगा खुलने की उत्पत्ति। यह जरूरी नहीं है। अन्य लोग आसान नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सम्राट बाहर से आया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास ताव पाने का मौका है। अगर हमारी पीढ़ी में किसी को भी ताव मिलने की सबसे अधिक संभावना है ताव, ये सम्राट होना चाहिए।
काटो, सम्राट का विद्रोह क्या है? जो लोग संप्रदायों को पीछे छोड़ देते हैं वे स्वर्ग की दुनिया में रहते हैं और उन पर अत्याचार किया जाता है। उन्होंने हाल के वर्षों में कोई अच्छी प्रतिभा पैदा नहीं की है। सम्राट का विद्रोह बौनों के बीच एक बड़ा विद्रोह है। यदि ऐसा नहीं होता सम्राट बनने का मौका, वह क्या है? वह हमारे साथ तुलना के योग्य है। सुनहरी पोशाक पहने युवक ने उपहास किया, यदि आप वयस्क नहीं हैं, तो आपको उस पर गोली चलाने की बिल्कुल मनाही है और उसके हाथों में सम्राट बनने की संभावना की बिल्कुल भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। यदि वह इस बार सच्चाई जानता है, भले ही वह अपने मूल स्थान पर जाने की हिम्मत न करना चाहे, हम उन्हें सिखाएंगे कि मनुष्य कैसे बने। इसके अलावा जो पीछे छूट गए हैं वे कुछ बेकार हैं। उनकी तुलना हमसे कैसे की जा सकती है? लाल कपड़े वाली महिला का तिरस्कार किया गया। यह अफसोस की बात है कि येज़िवेन मारा नहीं गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास कई ताओवादी हथियार थे, विशेष रूप से टाइम रॉब। मुझे नहीं पता कि कितने वरिष्ठ विशेषज्ञों ने हमें मार डाला और एक इंसान के हाथों में पड़ गए। ये बर्बादी है। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने आह भरते हुए कहा, मैंने सुना है कि वह ताओ को समझ रहा था। हम विशेष रूप से सीलबंद भूमि के दूसरे छोर से आए थे। परिणाम स्वरूप हम देर से आए। मैंने सुना है कि उसने ताओ को काटना समाप्त कर दिया है और उसने मजबूत ताकत। अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक बार उससे लड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यह भी प्रसिद्ध है। एकमात्र मानव जाति सम्राट का खून नहीं है। इसकी तुलना हमसे कितनी मजबूत हो सकती है? यहाँ तक कि सम्राट भी नहीं जीत सकता। सोने के कपड़े पहने युवक ने बहुत गर्व महसूस करते हुए ठंडे स्वर में कहा, चाहे तुम ज़िवेन हो या सम्राट या खलनायक, वह इसे पसंद नहीं करता या इसका तिरस्कार करता है। उनकी राय में बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें प्रसिद्ध बनाने के लिए समय पर कोई नायक नहीं है। यानी अगर वे सामने नहीं आए तो वे हर मिनट इन तथाकथित सुपर टैलेंट को मार देंगे। मैंने कहा, तुम लोग बहुत घमंडी हो। एक ठंडी आवाज आई। बैंगनी रंग का लबादा पहने युवक ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली, ठंडे स्वर में नाक भान सिकोड़ ली, अपना सिर घुमाया और देखा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कार में चीनी लबादे में एक सुंदर युवक कब था। आप कौन हैं? सोने के लबादे वाले युवक की आंखों में दो लपटें लगभग वास्तविक रूप से उगल रही थीं। ये परम दिव्य नेत्र जादुई शक्ति है। इसे पाना बेहद जरूरी है। इसका अभ्यास केवल अलग अलग आग के निर्माण के तहत ही किया जा सकता है। तुम्हें एक आदमी बनना सिखाओ। युवक मुस्कुराया, लेकिन यह वह नहीं था जो तुम ज़िवेन थे। हमें यह सिखाना हास्यास्पद है कि इंसान कैसे बने। क्या आप मौत की तलाश में हैं? सुनहरे लबादे में वह युवक सदी का सबसे मजेदार चुटकुला सुनने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं कि हम कौन हैं, इसलिए आप इतने अहंकारी होने का साहस कर रहे हैं। तुम्हारा नाम जानना जरूरी है, लेकिन ये तो बस कुछ हारे हुए लोग हैं जो मेरे हाथों हारने वाले हैं। ये ज़िवेन खुशी से मुस्कुराए। हमें सिखाओ कि एक आदमी कैसे बने। ठीक है, ठीक है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मुझे ये सिखाना चाहे कि मेरे जीवन में एक आदमी कैसे बने। जब सोने के कपड़े पहने युवक ने ये ज़िवेन की बातें सुनी तो वह गुस्से से हंसा और पूरी तरह से गुस्से में था। www.iqx.com। उसकी आंखें हमेशा ऊपर की ओर रहती हैं। भले ही वह सम्राट और ये ज़िवेन जैसा प्रसिद्ध सुपर जीनियस हो, उसे कोई परवाह नहीं है। उनकी राय में बात सिर्फ इतनी है कि पहाड़ों में बाघ नहीं है और बंदरों को राजा कहा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मजाल है कि कोई उन्हें इस वक्त मर्द बनने को कहे। क्या उसने तुरंत अपनी बंदूक पर वार नहीं किया? हा, यह मजेदार है। बैंगनी वस्त्रधारी युवक हंसते हुए इधर उधर घूम रहा था, मानो उसने सबसे मजेदार पाचन सुना हो। ऐसा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त प्रतिरोध नहीं है। ये पीछे छूट गए गुट इतने अहंकारी होने का साहस कर रहे हैं। लाल कपड़े वाली महिला के चेहरे पर भी बहुत गुस्से वाली मुस्कान थी। जाहिर है वह ये ज़िवेन की बातों से पूरी तरह नाराज थी। निरोध आपके साथ, आप क्या प्रतिरोध चाहते हैं? ये ज़िवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ये तथाकथित शून्यता का भगवान है तो ये लगभग समान है। आप मेरे लिए अपने हाथों का अभ्यास कर सकते हैं। अपने 3 तरबूजों और 2 खजूरों के साथ आप ये कहने का साहस करते हैं कि हमारे पीछे छूट गए संप्रदाय बेकार हैं। ये ज़िवेन ने खुद को पूरी तरह से स्वर्गीय परिवार के स्वामी की चेतना में स्थापित कर लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी जो ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह से भी अधिक ठंडी थी। उसने अभी क्या सुना? इन लोगों ने अभी छापा मारा। डीएसपी ये ज़िवेन ने ये कियान की सुरक्षा के लिए इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। अब उसे बताया गया कि कुछ हुआ और उसे ले जाया गया।
उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यिनमेंग को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इसे अंततः वुजोंग और टियाटिंग ने दूर कर दिया, लेकिन ऐसा नुकसान पूरी तरह से संभव है। इन सभी वर्षों ऐसा लगता है कि जब कुछ लोग सिर काटने वाले को संरक्षण देते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। विशेष रूप से ये तियानजू युवा जो सीलबंद भूमि के दूसरे छोर से आते हैं, उनका खुद पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब ये जिवेन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है, लेकिन इन लोगों को जाने देना असंभव है, इसलिए वह केवल पीड़ित बचे हुए गुट का स्वामी होने का दिखावा कर सकता है। बर्बाद तो बर्बाद है। मैं कहता हूँ कि आप सभी बेकार हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सोने के कपड़े पहने युवक ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला सारे स्वर्ग और सारी दुनिया को जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। मुझे देखने दो कि एक पीछे छूट गए संप्रदाय के रूप में तुम कितने सक्षम हो। यदि तुम ऐसी बेशर्म बात कहने का साहस करते हो तो तुम सचमुच मरने के योग्य हो। तुम्हें तुरंत मर जाना चाहिए। सुनहरे लबादे वाला युवक अचानक खड़ा हुआ और अचानक ये जिवेन पर हथेली से प्रहार किया। हथेली नीचे गिर गई। देखते ही देखते आकाश में भारी संहार होने लगा। ये वास्तव में विश्व का मानचित्र था। उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट में वांजी मानचित्र को पूरी तरह से एकीकृत किया है, जिसका स्पष्ट रूप से वांजी शाही राजवंश से बहुत कुछ लेना देना है। यह विशाल चित्र क्षण भर में उफनती लहरों में बदल गया, पलक झपकते ही। और इस समय ये जिवेन ने एक चाल चली। ये गड़गड़ाहट की शक्ति थी जो उसके हाथ में प्रकट हुई और सीधे दुनिया को चीरते हुए एक विशाल हाथ में बदल गई। यहाँ तक कि 10,000 का सीमा नक्शा भी फाड़ दिया गया। यहाँ तक कि वांजी मानचित्र के ताओवादी मास्टर ये जिवेन भी हार गए हैं। जादुई मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ इतना है कि ये जिवेन अपनी प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जैसे 6 संसार बॉक्सिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें आसानी से पहचाना जाएगा। इस तरह उनकी ताकत कुछ हद तक प्रभावित हुई है, लेकिन इन लोगों से निपटने के लिए ये काफी है। इस गड़गड़ाहट की शक्ति एक पल में एक विशाल महासागर में बदल गई और एक पल में पलटवार शुरू हो गया और फिर सोने में युवक की ओर तेजी से गिरा। बूम! इन वज्र शक्तियों की गति इतनी तेज थी कि पल भर में सुनहरा लबादा उनमें समा गया और फिर अंतहीन विस्फोट हुए। देखते ही देखते पूरा कार रोलर फ्लाई ऐश के ढेर में बदल गया। भले ही कार रोलर स्वयं अत्यंत कीमती और दुर्लभ दिव्य सामग्रियों से बना हो, लेकिन ये शिवेन की वज्र शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं था। ये जिवेन के शरीर पर लेई कैरेक्टर बुक घूम रही थी और उसने ये जिवेन की बाकी सभी सांसों को ढक लिया था। इस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी में लेई सम्राट के सबसे शक्तिशाली पुनर्जन्म की तरह था, जो एक प्राचीन पवित्र पर्वत की तरह आकाश पर खड़ा था। आहा! सोने के लबादे वाले युवक के मुंह से दहाड़ें निकलने लगी। अनगिनत गड़गड़ाहट वाली ताकतों के तितर बितर होने के बाद उसकी आकृति उजागर हो गई। एक पल में उसने केवल ये देखा कि वह बहुत शर्मिंदा था और अब उसका पहले जैसा अहंकारी और दबंग रूप नहीं रहा। अन्य लोग पहले ही दूर छिप गए हैं और पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि तियानजू भी जानता है कि अच्छे भाग्य का पीछा करने और बुराई से बचने का क्या मतलब है। जाहिर है यहाँ लड़ने वाले लोग भड़काने वाले नहीं हैं। ऐसे नायाब हत्यारे से आप दूर रह सकते हैं। वे कौन हैं जो यहाँ ऐसा करने का साहस कर रहे हैं? किसी ने चिल्लाकर कहा, ये सील भूमि कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वे यहाँ ऐसा करने का साहस करते हैं। ये साहसिक है। आपको पता होना चाहिए कि वे यही रहते हैं और ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ रहते हैं। थोड़ी सी लापरवाही आतंकवादियों के अस्तित्व को ठेस पहुंचा सकती है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस समय रोने के लिए सचमुच बहुत देर हो चुकी होती है। मैं उन तीनों को जानता हूँ। क्या वे जियानिक्सिया के 3 दोस्तों के रूप में नहीं जाने जाते? ये 3 लोग एक साथ काम करते हैं। जब तक सम्राट व्यक्तिगत रूप से हाथ नहीं बढ़ाता, मुझे डर है कि वे अजेय होंगे। हाँ, लेकिन ये 3 लोग भी बहुत परेशान करने वाले हैं। वे हर जगह हमारे पीछे छूटे हुए गुट को निशाना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि पीछे छूटे गुट के हमारे पूर्वज बस डर गए थे और अंतिम निर्णायक लड़ाई में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन पर मुहर नहीं लगाई गई। कुछ लोगों ने पीछे छूटे गुट और सील गुट के बीच भयंकर विरोधाभास की बात कही। पीछे बचे लोगों ने सोचा कि उन्होंने यहाँ एक आधार स्थापित कर लिया है और अंततः उन सभी को बचाने पर जोर दिया। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन सीलबंद और निर्वासित सीलों ने ऐसा नहीं सोचा था। उनकी दृष्टि में वे काय थे जिन्होंने उन वर्षों में अंतिम पड़ाव में भाग नहीं लिया, अन्यथा उन्हें कैसे सील नहीं किया जा सकता था।
हालांकि आमतौर पर बोलते हुए सील गुट का पूर्ण ऊपरी हाथ होता है और सभी पहलुओं में ताकत पूरी तरह से हावी होती है, इसलिए पीछे छूटा हुआ गुट इतने वर्षों तक टिका रहा। अब जब हम किसी को इन सील गुट के लोगों पर गोली चलाते देखते हैं तो पीछे रह गए गुट के कई लोग इसे सतह पर नहीं कहते हैं, लेकिन गुप्त रूप से एक के बाद एक तालियां बजाते हैं। आखिरकार कोई इन लोगों को सबक सिखाने के लिए सामने आया और उन्हें अहंकारी होने दिया। यदि वे बहुत अहंकारी न होते तो उनका बचा हुआ गुट इस स्थिति के लिए मजबूर न होता। चाहे आप कोई भी हो, आप आज मर चुके हैं। सुनहरे वस्त्रधारी युवक ने रुखाई से कहा, आप सभी इसमें शामिल हैं। आज मुझे उसे पूरी तरह से मार डालना चाहिए। सोने के लबादे वाले युवक के शब्दों के कारण रहस्यमय कोचमैन और जियानिक्सिया के 3 अन्य दोस्त तुरंत रुक गए। मूल रूप से उन्होंने ये जिवेन को हल करने के लिए सीधी कार्रवाई करने की योजना बनाई। हालांकि इस समय सुनहरे वस्त्र वाला युवक अभी भी गुस्से में था और वे इस समय उसकी भौहों को छूने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा इस स्तर पर हमला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए सुनहरे लबादे वाले युवक को इसे हल करने दे। तुम सच में मर चुके हो। सोने की पोशाक पहने युवक ने अचानक उसकी हथेली पकड़ ली और अनगिनत आभाएं संघनित हो गईं। उसने उन्हें हवा से बाहर धकेल दिया और एक पल में दहाड़ने लगा। अनगिनत आभाओं को कैद किया गया और तस्वीरें खींची गईं। 10,000 दुनियाओं के मानचित्र में बदल दिया गया और पूरी तरह से प्रकट किया गया। गति शानदार थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग के सभी लोग इसमें प्रकट हो गए हों, जिसका सचेतन प्रक्षेपण अत्यंत भयानक था। अभी अभी हुए हमले की तुलना में सुनहरे बागे की आंखों में अंतहीन लपटें भड़क उठीं। ये लपटें 10,000 सीमा मानचित्र पर दागी गईं, जिसने तुरंत 10,000 सीमा मानचित्र में कई दुनियाओं को आग के समुद्र में बदल दिया, जो एक साथ संघनित हो गईं और सीधे येज़ेविन शहर की ओर दब गईं। स्वर्गीय परिवार के कई लोग चिल्लाए और दूर भाग गए। हालांकि आग के ये समुद्र 10,000 सीमा मानचित्र में थे। 10,000 सीमा मानचित्र आखिरकार वास्तविक 10,000 सीमा मानचित्र नहीं था, बल्कि रेकी के संघनन से बना था। भले ही ये केवल परिणाम था, घुसी हुई आग उन्हें पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त थी। केवल ऐसे ही साधन। तुम मुझसे निपटना चाहते हो, नादान, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसके पीछे दिव्य आभा का एक चक्र प्रकट हुआ और फिर उसके हाथ में वज्र की एक विशाल शक्ति प्रकट हुई। क्षण भर में ही गड़गड़ाहट की शक्ति नीले गेंदा में बदल गई। उसके शरीर पर पपड़ियां पूरी तरह से उभरी हुई थीं। ये सजीव था। ये गेंदा ही था जिसने शुरुआत में लेई सम्राट के ताबीज की रक्षा की थी। हालांकि ये येशी के डिप्लोमा द्वारा स्मृति के माध्यम से रेखांकित किया गया है, लेकिन यह मूल लाइटनिंग यूनिकॉर्न से कई गुना अधिक मजबूत है। नीली बिजली वाला यूनिकॉर्न येज़ेविन के हाथ में बड़ा और बड़ा होता गया, हवा में उठा, आकाश तक गर्जना की और एक पल में बाहर भाग गया। अंतहीन गड़गड़ाहट वाला सागर गड़गड़ाहट किरण के चरणों में पिघल जाता है, जिससे एक पूर्ण गड़गड़ाहट क्षेत्र बन जाता है। हर बार जब इसके 4 पैर नीचे उतरते हैं तो ये बिजली की लहरों का एक घेरा बना सकता है। इन तरंगों में मौजूद ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, यहाँ तक कि एक तारा भी, जो बेहद भयानक है। बूम! गड़गड़ाहट यूनिकॉर्न आग के समुद्र में सीधे वांजी मानचित्र में पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच भीषण टक्कर हो गई और भयानक मंजर सामने आ गया। ये जिवेन की बिजली यूनिकॉर्न ने एक ही पल में 10,000 सीमा मानचित्र में अनगिनत दुनियाओं को लगभग तोड़ दिया। उन अनगिनत लोकों में आग की लपटें हमेशा से ही अनंत शक्ति के साथ फूटने के लिए प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन अब उन्हें उनसे भी अधिक फटने वाली और अधिक शक्तिशाली वज्र शक्ति का सामना करना पड़ा है, जो एक पल में नष्ट हो गई है। पलक झपकते ही वज्र यूनिकॉर्न ने सीधे 10,000 सीमा मानचित्र को तोड़ दिया। सोने की पोशाक पहने युवक की ओर दौड़ा और अपना मुंह खोला। गड़गड़ाता हुआ गेंदा दहाड़ता हुआ हवा में उड़ गया, जैसे कोई प्राचीन पर्वत दौड़ रहा हो, आकाश को हिला रहा हो और रेत और पत्थर उड़ रहे हो। www.iqx.com। सोने के युवक की सारी सुरक्षा टूट गई। थंडर किलिन ने अपना मुंह खोला और युवक को सोने में निगल लिया। बूम! सुनहरे लबादे वाले युवक को निगलने के बाद पूरी गड़गड़ाहट यूनिकॉर्न तुरंत फट गई, जैसे कोई विशाल परमाणु बम फट रहा हो, लेकिन यह उस शक्ति से भी अधिक भयानक थी। इसने सीधे तौर पर हर चीज को नष्ट कर दिया, कानून को खत्म कर दिया, अराजकता को खत्म कर दिया, और सब कुछ गायब हो गया। सभी शून्यता से संबंधित थे। अंतहीन ऊर्जा का उन्माद खत्म हो गया और सोने के लबादे में एक युवक की छवि सामने आ गई। उस पर इतनी बमबारी की गई थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि अगर सभी रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था तो उन्हें सीधे बम से टुकड़े टुकड़े नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें मांस और रक्त पर बमबारी की गई थी। मनमोहक रूप पहले कहाँ था?
यह अतीत में खोया हुआ कुत्ता जैसा लग रहा था। धिक्कार है, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। सोने की पोशाक पहने उस युवक का चेहरा लोहे जैसा नीला था और वह बेहद क्रूर था। सुनहरे रक्त की पृष्ठभूमि में वह अत्यंत भयानक लग रहा था। उसके शरीर की सारी सांसें लगातार बढ़ रही थीं, जैसे 10,000 घोड़े दौड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था कि सारा खून समय के उलटफेर का जादू बन गया है। ये सब उसके पास लौट आया। एक क्षण में वह ठीक हो गया था, लेकिन उसका चेहरा और भी बदसूरत था। उसकी आंखें दो लपटों की तरह थीं, जो ये ज़मीन को घूर रही थीं। मुझे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। इस सीलबंद भूमि में जंगली होने का साहस कौन करता है? दूर से एक बुरी ठंडी आवाज आई। सुनहरे लबादे में वह युवक तुरंत सुस्त लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने सुन लिया कि वह व्यक्ति कौन था, और वह खुद को थोड़ा नीचे खींचने से नहीं रोक सका। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। यह आदमी कौन है? वह इतना अहंकारी होने का साहस कर रहा है। मैं अपने जीवन में अहंकारी और दबंग लोगों को देखने का आदी रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो अहंकारी और दबंग होने का साहस करता हो। क्या वह नहीं जानता है यहाँ कितने विशेषज्ञ तैनात हैं? किसी ने फुसफुसाकर कहा। जाहिर है, तू ज़िवेन के आक्रामक पक्ष के रिसाव ने उसे पेशाब करने से लगभग डरा दिया। भले ही वह इन बुजुर्गों को अपमानित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, मुझे डर है कि उसका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। क्या पीछे रह गए संप्रदाय अब इतने अहंकारी और अज्ञानी हैं? हमारे पीछे छूट गए गुट के बारे में कुछ मत कहो। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। दुनिया बहुत बड़ी है, कई छिपे हुए गुरुओं का होना अजीब है। मुझे नहीं पता कि वह किस स्कूल का अनुसरण करता है। वह बहुत दबंग है। उसे भी शाही राजवंश में पैदा होना चाहिए। उसका गुरु सम्राट हो सकता है। त्यानाजू के लिए सम्राट का जन्म स्वर्ग की दुनिया में सम्राटों की विरासत के बराबर है। हालांकि त्यानाजू के लगभग सभी सम्राटों ने अपने स्वयं के शाही राजवंश खोले और उन्हें आगे बढ़ाया। सोने के वस्त्र पहने हुए युवा लगभग चरम सम्राट की ताकत है। ये ज़िवेन की ताकत केवल मजबूत लगती है, लेकिन कमजोर नहीं। इस प्रकार का अस्तित्व, भले ही यह सम्राट का अपना शिष्य न हो, यह शाही राजवंश का सदस्य भी है, जो सबसे उचित है। www.iqx.com। सामान्य विरासत के माध्यम से ऐसे चरित्रों का विकास करना असंभव है। ठीक है, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें पहले पकड़ लूंगा। अपने स्कूल को आने दो और किसी को तुम्हें ले जाने दो। केवल एक ठंडी आवाज आई, और फिर एक बड़े हाथ ने उसे सर्वोच्च मुहर के साथ शून्य से पकड़ लिया। उसने इसे सीधे ये ज़िवेन पर पकड़ लिया। उसने इसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। जाहिर है, उसने ये ज़िवेन पर ध्यान नहीं दिया, या उसने नहीं सोचा कि ये ज़िवेन बिल्कुल भी विरोध कर सकती है। सुनहरे लबादे वाले युवक की आंखों में नफरत के भाव थे। उसने अभी तक बदला नहीं लिया था, लेकिन उसने बड़े के अर्थ की अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। वह जानता था कि इस सीलबंद जगह में बूढ़े लोग कितने भयानक थे। यहाँ तक कि उनकी उत्पत्ति के साथ वह यहाँ इन बूढ़े लोगों को नाराज नहीं करना चाहता था। इन बूढ़ों के पास अजीब स्वभाव, उच्च शक्ति और गहन कौशल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके संपर्क पूरे त्यानाजू में है। कोई भी इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। यह आपके लिए सस्ता है। उसने ये ज़िवेन को नफरत की नजर से देखा। उनकी राय में बड़ों द्वारा पकड़ा जाना अच्छी बात थी। कम से कम उसे यातना देकर मार डालने की जरूरत तो नहीं पड़ी। अगर तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो तो तुम इसके लायक हो। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया कि वह बिल्कुल लापरवाह था। वास्तव में उसकी वर्तमान खेती के संदर्भ में केवल सम्राट ही था जो उसे ईमानदारी का एहसास करा सकता था। सम्राट के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे ईमानदारी का एहसास करा सके। ये ज़िवेन का शरीर गड़गड़ाहट की शक्ति से फट गया और ग्रंथों में बदल गया। ये ग्रंथ विचित्र दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं और गड़गड़ाहट का मार्ग बता रहे हैं। हालांकि उपस्थित त्यानाजू स्वामी बहुत दूर पीछे हट गए, लेकिन उनकी दृष्टि खराब नहीं थी और वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, विशेषकर उनमें से कुछ जो गड़गड़ाहट की शक्ति का अभ्यास करते थे। जब उन्होंने उस पर धर्मरथ देखे तो वे लगभग घूरने लगे। ये शास्त्र इतने गूढ़ हैं कि समझ में ही नहीं आते। यह एक कल्पना की तरह है, जैसे कोई स्वर्गीय किताब पढ़ रहा हो। अपनी उपलब्धियों से इस समय उन सभी को ऐसी अनुभूति हो रही है। ये संभव है कि उनके दिलों में सदमा हो। आखिर यह आदमी कौन है? उसकी वज्र साधना इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कई लोग अनुमान लगा रहे हैं। त्यानाजू में गड़गड़ाहट के नियम का अभ्यास करने वाले कई विशेषज्ञ उनके दिमाग में कौंधते हैं, लेकिन वे अपने सामने के दबंग युवक से जुड़े नहीं हो पाते हैं। ये बिल्कुल अलग है।
और दिग्गज लोगों की तुलना में यह आदमी अधिक मजबूत और भयानक है। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। ये ज़िवेन पर बिजली सीधे एक लंबी तलवार में बदल गई, जिसने दुनिया को चौंका दिया और सीधे बाहर निकाल दिया। एक पल में उसने पकड़ा हुआ बड़ा हाथ तोड़ दिया। फिर बड़ी तलवार को गिरा दिया गया और शून्य में से काट दिया गया, जिससे उसकी एक आकृति प्रकट हो गई। यह एक बूढ़ा आदमी था। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो कई साल पहले लोकप्रिय थे। उसकी सांसें कुछ सड़ी गली थी। वह खाली मेघशैया पर बैठ गया और दिव्य पाठ का पाठ करने लगा। इसी दौरान उसने देखा कि उसके सामने की जगह अचानक टूट गई है। वह एक पल में क्रोधित हो गया और उसका पर्दाफाश हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ने जवाबी कार्रवाई करने का साहस किया। ये असहनीय है। तुम्हारी जवाबी लड़ाई की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ा तुरंत क्रोधित हो गया। तब ये ज़िवेन ने अनंत वज्र ऊर्जा को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसे एक पल में युद्ध भाले में बदल दिया और उसकी बाह की हरी कंडराएं उभर आईं और फिर उसे सीधे बाहर फेंक दिया। ब्रश। ये गड़गड़ाता हुआ भाला सीधे गड़गड़ाहट की अंतहीन गर्जना को फाड़ देता है और बिजली की गति के साथ सीधे अंतरिक्ष में फट जाता है। बूढ़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस पर सीधे वज्र और भाले से बमबारी की गई। पूरा व्यक्ति उसके दिल से ठंडा था और फिर उसने सीधे उस पर हमला किया। वह अपनी छोटी सी दुनिया के साथ वज्र और भाले के नीचे ढह गया और एक पल में गायब हो गया। दृश्य शांत था। हर कोई पानी का कौर निगलने से खुद को नहीं रोक सका और ये ज़िवेन की ओर देखने लगा। यह नकली है। ये बहुत क्रूर है। हर कोई थोड़ा मूर्ख था और मौके पर स्तब्ध था। राव को पता था कि वे ये ज़िवेन की ओर देखते थे। अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी ये ज़िवेन को नीची दृष्टि से देखते थे। उसमें न केवल एक चाल चलने का साहस था, बल्कि उसने एक चाल इतनी तेज और भयानक बनाई कि वह किंवदंती में सबसे भयानक वज्रतानाशाह था। एक झटके से प्राचीन काल में जीवित बचे एक बुजुर्ग को उड़ा दिया गया और लगभग मार डाला गया। क्या वह प्रतिबंधों से नहीं डरता? यहाँ समस्याएं पैदा करना, भले ही सम्राट उसके पीछे हो, मुझे डर है कि वह इतनी बड़ी चीज को संभाल नहीं सकता। यदि ये थोड़ा बड़ा है तो ये सील के दूसरे छोर पर मौजूद वयस्कों को भी परेशान कर सकता है। उस समय उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमें कोई परेशान नहीं करता। आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आदमी कैसे बनना है, ये ज़िवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने तुरंत उत्तर दिया। शुरुआती घबराहट के बाद जल्द ही भयंकर रंग उसके चेहरे पर छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, उन बूढ़ों के हस्तक्षेप के बिना ये सबसे अच्छा है। मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि तुमने किसे नाराज किया है। सुनहरे लबादे वाला युवक हंसा और बोला, उसकी हंसी में बहुत खुशी थी। ब्रश। एक पल के लिए सुनहरे लबादे वाले युवक ने सीधी चाल चली। उसका इरादा तो ज़िवेन के कोई कदम उठाने का इंतजार करने का नहीं था। अभी से लेकर अब तक वह घाटे में रहा है और ये ज़िवेन को इसे दबाने देता रहा। वह पूरी तरह से बढ़त हासिल करना चाहता है। उसने सीधे ये ज़िवेन को थप्पड़ मारा और तुरंत गोली चला दी। उसने ये ज़िवेन को सीधे मार डाला और सभी जादुई शक्तियों का सीधे इस्तेमाल किया। उसने तुम ज़िवेन को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। ये सब कहा गया है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा कौशल है। मेरे थंडर एवेन्यू के सामने सब कुछ तैरते हुए बादल हैं। ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई, मानो वह गड़गड़ाहट के नियम से ग्रस्त कोई अभ्यासी हो। पूरा व्यक्ति बिजली की रोशनी की तरह दौड़ गया। हवा और गड़गड़ाहट की आवाज फट गई और उसका पूरा व्यक्तित्व बिजली की रोशनी की तरह सीधे लुढ़कती आग में गिर गया। जो लपटें सितारों को परिष्कृत कर सकती थी और दुनिया को छेद सकती थी, वे उस पर बिल्कुल भी नहीं जल सकती थी, और यहाँ तक कि उसकी रक्षा के लिए इस्तेमाल की गई वज्र शक्ति भी नहीं टूट सकती थी। ये ज़िवेन की गड़गड़ाहट के नियम की समझ पूरी तरह से प्रदर्शित थी और उसकी ताकत अकल्पनीय थी। टकराना। उन लपटों को एक बार फिर ये ज़िवेन ने नष्ट कर दिया। वह मानव त्वचा में एक राक्षस की तरह था। ह्यूमनॉइड डायनासोर सीधे सुनहरे लबादे वाले युवाओं में भाग गया। तभी अचानक एक तमाचा खींच गया। एक बहुत जोर का थप्पड़ पड़ा और फिर मैंने देखा कि सोने से लदे उस युवक का शरीर लट्टू की तरह घूम रहा है और जोर से जमीन पर गिर रहा है। जारी रखें। पुनश्च दोहरा मासिक टिकट। कृपया अपने मासिक टिकट का समर्थन करें। झटका तो झटका ही था। सुनहरी पोशाक पहने युवक को ये ज़िवेन ने मरे हुए कुत्ते की तरह थप्पड़ मारा। यह कोई सामान्य हार नहीं है, बल्कि हार का सबसे अपमानजनक तरीका है। यह उन सभी को पूरी तरह से मूर्ख बनाता है जो सोचते हैं कि वे ड्रैगन और बाघ के बीच लड़ाई देख सकते हैं। अंतर सचमुच बहुत बड़ा है।
ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक प्रसिद्ध हो गया और उसने अतीत जियानेक्सिया के 3 दोस्तों और प्रसिद्ध तियानजू के बारे में बात की। हालांकि उनका नाम अभी भी बाहर छोटा है, ये केवल समय की बात है कि वह अपनी लोकप्रियता का डंका बजाना चाहते हैं। लेकिन अब वह मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिरा दिया गया है। भविष्य में दुनिया पर हावी होने के लिए उसे किस मुंह का सामना करना पड़ेगा। उसके सारे बचाव, उसके सारे कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और पूरी तरह से कमजोर हो गए। आह, सुनहरे कपड़े पहने उस युवक की धीमी आवाज किसी घायल जानवर की तरह दहाड़ रही थी। उसके आधे शरीर में दरारें पड़ गईं और ये जीवेन ने हवा में ही उसका मांस लगभग तोड़ दिया। बार बार चिल्लाया, लेकिन बार बार दहाड़ा भी। बस खड़ा होना ही चाहता था कि एक हाथ से सीधे उसकी गर्दन पर बांध दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे किसी मुर्गे की गर्दन पर चिकोटी काटी गई हो। उसके मन और ताओवाद को दबाने के लिए उसके पूरे शरीर पर एक भयानक शक्ति थी। इस समय उसे सांस लेने में अधिक कठिनाई महसूस हो रही थी, सांस अधिक फूल रही थी और उसका चेहरा बहुत नीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह ये जीवेन की सील नहीं तोड़ सका। यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें भी घुमानी शुरू कर दी और मुर्गे की तरह पकड़ लिया गया। सभी को लगा कि ये जीवेन उसे और जियानेक्सिया के 3 दोस्तों को अपमानित कर रहा है। हालांकि वह नहीं जानता था कि उत्पत्ति क्या थी, ये बहुत भयंकर था। सभी ने देखा कि ये जीवेन सोने में लिपटे युवक को अपमानित कर रहे थे और तू जीवेन ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वह उसे अपमानित कर रहा था और उसने सोचा कि ये कियान उनसे आहत हो सकते हैं। छिपी हुई ली को कई बार मार दिया गया था और ये जीवेन का दिल जानलेवा भावना को नियंत्रित नहीं कर सका। टकराना, जबकि सभी अभी भी इस सदमे में डूबे हुए थे, लेकिन ये जीवेन ने उस युवक को सोने में जमीन पर फेंक दिया और फिर उसके चेहरे पर एक पैर से हमला किया। आप मौत की तलाश में हैं। भले ही आप शाही राजवंश में पैदा हुए हो, आप आपको बचा नहीं सकते। बैंगनी वस्त्रधारी युवक का चेहरा अत्यंत कुरूप था। हालांकि वह नहीं था जिसे उसके पैरों के नीचे रौंदा गया था। जियानेक्सिया के उनके 3 दोस्त एक ही सांस में थे। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लगा कि उनका चेहरा उनके पैरों के नीचे कुचला गया है, जो गर्म और दर्दनाक था। साथ ही मैं हैरान रह गया। दूसरों को नहीं पता, लेकिन वह, जो जियानेक्सिया के 3 दोस्त भी हैं, नहीं जानते कि यह सुनहरा युवक कितना भयानक है। भले ही वह खुद भी आसानी से जीत न सके, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सामने वाला लड़का खिलौना समझकर बेवकूफ बना देता है और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं होती। मुझे बचाने के लिए दूसरों की नहीं, बल्कि आपकी जरूरत है। बेहतर होगा कि आप सोचें कि आज आपको कौन बचाएगा। इस तरह ये बताने के लिए काफी है कि ये आदमी कितना भयानक है। अचानक बैंगनी वस्त्र पहने युवक और लाल वस्त्र पहने महिला अचानक एक साथ चले आए। उन्होंने आसमान तोड़ दिया और ये शिवेन को बाएं से दाएं मार डाला। एक शब्द भी नहीं, लेकिन ये जीवेन को गोली मारने के लिए पर्याप्त मौन समझ थी। सोने में युवा व्यक्ति के भाग्य ने अभी अभी उन्हें पूरी तरह से समझा दिया कि एक पर एक जीतने की कोई संभावना नहीं थी, और उन्हें नहीं पता था कि एक राक्षस कहां से निकला था। यह इतना भयानक था कि इसकी तुलना लगभग शून्य के भगवान से की जा सकती थी। ब्रश ब्रश दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, लेकिन ये जीवेन बिल्कुल भी धीमे नहीं थे। बिना थोड़ी सी भी चिंता के इस समय दोनों पुरुषों के आक्रमणों को मोर्चे पर मार दिया गया था। ये जीवेन अचानक आगे बढ़े और बाईं ओर बैंगनी रंग के युवक को मार डाला। कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कार्रवाई नहीं है, ये बस एक साधारण मुक्का था जिसमें अंतहीन गड़गड़ाहट की शक्ति थी। एक क्षण में इसने सब कुछ तोड़ दिया, खोला और बंद किया, और एक भी तेज और कुशल नहीं था। अनगिनत गड़गड़ाहट वाले कानून इस समय उभरे, अपनी मुट्ठी में लपेटे हुए, और फिर एक भयानक बवंडर बनाने के लिए हिंसक रूप से घूमे, जिसने अचानक बैंगनी रंग के युवक की जान ले ली। उस समय जब बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने सीधे बुदावधार को उड़ा दिया, तो ये जीवेन की गड़गड़ाहट की मुट्ठी को छू गया। ये पूरी तरह से टूट गया और बेकार हो गया, और फिर यह सीधे उसकी छाती में विस्फोट हो गया। टकराना, एक चीख के साथ बैंगनी रंग का वह युवक तुरंत उड़ गया और उसे सीधे आकाश से उड़ा दिया। पूरे आदमी को पता ही नहीं चला कि वह हजारों मील, दसियों हजार मील दूर उड़ गया। मरना, ये जीवेन के सिर के पीछे से एक मनमोहक चीख निकली, लेकिन उसने देखा कि लाल बागे वाली महिला उसके हाथ में चमकती गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ एक चौंकाने वाली रोशनी में बदल गई। अप्रत्याशित रूप से ये जीवेन की तरह ये गड़गड़ाहट की खेती की शक्ति थी। इस समय इसे पूरी तरह से रिलीज कर दिया गया और ये जीवेन पर शूट कर दिया गया। टकराना, ये झटका सीधे ये जीवेन पर पड़ा। गड़गड़ाहट की 2 अलग अलग ताकतें एक साथ टकराईं और एक चौंकाने वाली रोशनी में फूट गईं।
एक पल में पूरी दुनिया गड़गड़ाहट की शक्ति से भरी हुई लग रही थी। गड़गड़ाहट के नियम ने अन्य सभी कानूनों को निगल लिया और कोई भी नहीं देख सका कि क्या हुआ। केवल एक धीमी आवाज ने सीधे लोगों के दिलों पर प्रहार किया और फिर एक आकृति सीधे बाहर उड़ गई, लेकिन यह वह नहीं थी जो लाल वस्त्र पहने महिला थी, और मौके पर ही खून का एक कौर बह निकला। उसकी छाती पर एक हथेली का निशान उसके शरीर में चुभ गया। ये हथेली अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, ये हथेली अतुलनीय रूप से भयानक है। इस समय गड़गड़ाहट की अनंत शक्ति बस बिखर गई थी, और गड़गड़ाहट की इन शक्तियों के बीच ये ज़िवेन अपनी पीठ के साथ खड़ा था, जैसे कि गड़गड़ाहट की शक्ति में एक अत्याचारी। क्या जियानेक्सिया के 3 दोस्त हैं, लेकिन ये भी इस स्तर के साथ हमारे पीछे छूटे हुए गुट पर हंसने की हिम्मत करते हैं। ये ज़िवेन ने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल जनता द्वारा सुने जाने के स्तर पर। वह अब उत्साह देखने में बहुत व्यस्त है। वह चाहता है कि तियानजू में बचा हुआ गुट और सील गुट सीधे मौके पर लड़े। मौत से लड़ना बेहतर है। ये ज़िवेन के शब्दों को सुनकर निश्चित रूप से उन तियानजू लोगों के भाव बहुत अलग थे। जो गुट पीछे छूट गए हैं वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश महसूस करते हैं। वे इन सील गुटों को पूरे दिन चीजों के बारे में बात करने देते हैं और लगातार अपनी खेती पर भरोसा करके अपने रहने की जगह को दबा देते हैं। अब बदला लेने का समय आ गया है। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि उनके बचे हुए संप्रदाय बेकार नहीं हैं। उनके भी इतने बड़े गुरु हैं। निश्चित रूप से केवल सम्राट का विद्रोह ही नहीं है। सील गुट बहुत बदसूरत लग रहा था। ये ज़िवेन ने जियानेक्सिया के 3 दोस्तों के प्रति अपनी कृतज्ञता और नाराजगी को पीछे छूट गए गुट और सील गुट के बीच कृतज्ञता और नाराजगी में सफलतापूर्वक बदल दिया। अब भले ही ये तुरंत न फूटे, लेकिन दबे हुए बीज एक दिन अंकुरित हो ही जाएंगे। इस समय जियानेक्सिया के 3 दोस्तों को उससे बहुत चोट लगी थी, खासकर सोने की पोशाक पहने युवक को। वह अभी भी अपने पैरों तले कुचला हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मुझे डर है कि वह ये नहीं सोचेगा कि उसने इतने भयानक विशेषज्ञ को नाराज क्यों किया, भले ही वह मरने वाला हो। यदि उसे चुनने का मौका दिया जाए तो वह यहाँ बल स्थापित करने का विकल्प नहीं चुनेगा और अपनी कार के रोलर को सीधे सील के माध्यम से गिरा देगा। यानी वह दिखावे के लिए यहाँ फोर्स क्यों लगाए। अचानक परिवर्तन हुआ, लेकिन एक भयानक तूफान आया जिसने अनंत हवा को उड़ा दिया, जो सीधे ये ज़िवेन के सिर के पीछे उत्पन्न हुआ और फिर ये ज़िवेन पर गोली चला दी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को लगभग भूल ही गया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी काम का है? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और छापे का सामना करने के लिए पीछे मुड़ गई। टकराना, एक क्षण में भयंकर विस्फोट हुआ और एक आकृति शून्य से बाहर आ गिरी। क्या ये वह कोचमैन नहीं है जो पहले गाड़ी चला रहा था? उसकी शक्ति भी रहस्यमयी कही जा सकती है। उसके पास निश्चित रूप से चरम अर्थ सम्राट की खेती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ऐसे खेती करने वाले लोग कार पकड़ने क्यों आते हैं। कुछ विशेष कारण होंगे, लेकिन ये ज़िवेन को इसकी परवाह नहीं है। बस इसे लगाओ। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकृति हवा में बदल गई हो और ये ज़िवेन ने उसे थप्पड़ मार दिया। वह मौके पर ऐसी मुद्रा बरकरार नहीं रख सके। वह सीधे बाहर गिर गया और मुंह से खून बह निकला। वह कोई स्वर्गीय परिवार नहीं है, बल्कि स्वर्ग के 10,000 लोगों में से एक विशेष जाति है। वह एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर है। वह वायु के गुण से संबंधित है। वह स्वाभाविक रूप से हवा जैसे अस्तित्व में बदल सकता है। उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, तभी वह ये ज़िवेन में सेंध लगा सकता है। लेकिन इस वक्त पड़े भारी झटके के बाद यह एक दिलचस्प जादुई शक्ति है। ये ज़िवेन मुस्कुराया और अचानक उसे मारने के लिए एक विशाल बिजली गेंदा में बदल गया। हालांकि कोचमैन रहस्यमय था, सामने की लड़ाई में उसकी ताकत सोने की पोशाक पहने युवक जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे सीधे मौके पर ही निगल लिया गया। बूम! गड़गड़ाहट और बिजली किरण ने एक पल में विस्फोट कर दिया, सीधे कोचवान को कुचल दिया, हड्डी का मलबा, खून और मांस बिखेर दिया और मृतक अब मर नहीं सकते। मारे, कई लोगों ने चिल्लाकर कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू ज़िवेन ने उसे कैसे सिखाया, उसने पहले किसी को नहीं मारा था। अब वह सीधे मारने पर उतर आया। अब दोनों पक्षों को हार नहीं माननी चाहिए। जियानेक्सिया के 3 दोस्तों के पीछे भी उनकी अपनी सेनाएं हैं। क्या सचमुच शाही स्तर पर कोई टकराव है? सामान्य शिष्यों के बीच टकराव 2 शाही राजवंशों के लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जियानेक्सिया सानियों के स्तर पर वह शाही राजवंश में एक उच्च रैंकिंग और शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। गुंजन, ये ज़िवेन ने सूंघा और फिर अपने चारों ओर अधिक से अधिक शक्तिशाली सांसें महसूस की। ये स्पष्ट था कि शक्तिशाली विशेषज्ञ आ रहे थे। अभी की लड़ाई से यहाँ तैनात वरिष्ठों को चौंका देना चाहिए था।
हालांकि वह डरते नहीं हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह युद्ध छिड़ने का समय नहीं है। उसे सम्राट के विद्रोह को रोकने के लिए सील के दूसरे छोर पर स्थित मूल स्थान की ओर भागना होगा और वह यहाँ गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये सोचते हुए उसने जियानेक्सिया के 3 दोस्तों को पकड़ लिया जो आधे जीवन के लिए मारे गए थे, और फिर अचानक उसके पैरों के नीचे कदम रखा, बिजली की रोशनी में बदल गया और तुरंत सील की दरार को पार कर गया। ये जिवेन ने एक पल में सील पार कर ली। जिस समय उसने सील को पार किया, सील से एक विशाल बल आया जो उसे दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक अन्य आतंकवादी बल ने उसे घेर लिया और सील पर दबी हुई शक्ति का विरोध किया। एक शक्तिशाली और भयानक शक्ति स्वर्गीय परिवार के सम्राट की शक्ति है। मैं नहीं जानता कि यह कहां से आता है। ये सील के खिलाफ लड़ रहा है और सील को नष्ट भी कर रहा है। जब तू जिवेन प्रकट हुआ तो वह पहले से ही शाश्वत अंधकार में था। वह एक विशाल महाद्वीप के किनारे पर आ गया। यह महाद्वीप अंतहीन है। 10,000 विश्वों में स्वर्ग भी इस महाद्वीप जितना बड़ा नहीं है। इस महाद्वीप के किनारे पर अंतहीन अराजकता है जो ये शिवेन द्वारा पहले देखी गई किसी भी अराजकता की तुलना में सैकड़ों और हजारों गुना अधिक हिंसक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतहीन दुनिया अंतहीन अराजकता में मौजूद है, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पर तैरती मुख्य भूमि। ये दुनिया के अराजक क्षेत्र के जितना करीब होगा, दुनिया के नियमों और अस्तित्व के कारण उतना ही अधिक स्थिर होगा। स्थिर दुनिया से जितना दूर, उतनी ही अधिक हिंसक अराजकता, ठीक उसी तरह जैसे मुख्य भूमि से दूर गहरा समुद्र। इन अराजक स्थितियों को देखते हुए ये स्वर्ग और दुनिया से बिल्कुल दूर है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी दूर है। उस मुहर के बिना तुम जिवेन स्वर्ग और दुनिया के अस्तित्व को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते। इस हिंसक अराजकता में इस तरह के महाद्वीप का निर्माण करना और इसे बनाए रखना सामान्य लोगों या यहाँ तक कि एक सम्राट के लिए बिल्कुल असंभव है। यह अनेक सम्राटों का संयुक्त प्रयास रहा होगा। इस महाद्वीप के किनारे पर महाद्वीप को अंतहीन अराजकता से बचाने के लिए शक्तिशाली कानून और ऊर्जा है। ये भी एक महान शक्ति है जिसे केवल सम्राट ही प्राप्त कर सकते हैं। ये वह स्थान है जहां तियानेजु सील भूमि के दूसरे छोर पर रहता है। ये जिवेन किसी भी समय मुख्य भूमि से एक मजबूत ताकत महसूस कर सकता है और फिर सील की ओर भाग सकता है। सील हिलाना। ये जिवेन के बड़े हाथ की एक लहर के साथ जियानेक्सिया सान्योऊ को उसके द्वारा रिहा कर दिया गया। ये है। सुनहरे कपड़े पहने युवक ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और पाया कि उसे नहीं पता कि वह कब सीलबंद भूमि के दूसरे छोर पर लौट आया था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह सपना देख रहा हो। अभी जो हुआ वह एक दुःस्वप्न मात्र है। यह एक दुःस्वप्न है कि जब तुम उठोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन जब उन्होंने ये जिवेन को देखा तो उन्होंने पूरी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये बिल्कुल भी कोई बुरा सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तुमने गुट को बहुत पीछे छोड़ दिया। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सुनहरे कपड़े पहने युवक ने चिल्लाकर गाली दी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। जो लोग बुरी तरह घायल हुए थे उनमें बोलने की भी ताकत नहीं थी। गुंजन। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, आपको भी मूल स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे बताओ, मूल स्थान में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? आप तियानेजु नहीं हैं। सुनहरे वस्त्रधारी युवक ने तुरंत अपनी आंखें खोली। हालांकि उसे बहुत चोट लगी थी, फिर भी वह मूर्ख नहीं था। वह तुरंत कारण समझ गया कि ये जिवेन ने क्यों पूछा। यदि ये तियानेजु है तो जिवेन की ताकत ले लो। यह असंभव है कि मूल स्थान पर आमंत्रित न किया जाए। हालांकि सामान्य तियानेजु के लिए उत्पत्ति का स्थान बस पहुंच से बाहर है और उम्मीद करने की हिम्मत नहीं है। हालांकि ये जिवेन की ताकत के साथ हर मिनट कोटा प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। एकमात्र संभावना यह है कि वह तियानेजु नहीं है, इसलिए उसने खुद को जनता के सामने उजागर करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख नहीं हो, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए बिना इनकार किए कहा। तुम बाहरी व्यक्ति हमारे स्वर्गीय परिवार की भूमि में घुसने और मूल स्थान का लालच करने का साहस करते हो। तुम पागल हो। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने कौर भर खून उगल दिया। परिश्रम पूर्वक कहा, पागल? हे शायद। ये जिवेन मुस्कुराए। तथाकथित पागल शैतान जीवित नहीं बचता। ये जिवेन का स्वर बहुत सहज था। इसके बारे में मत सोचो, हम तुम्हें नहीं बताएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये शर्त कोई रहस्य नहीं है, आपको पूछकर जानना चाहिए। चूंकि आप यह नहीं कहेंगे इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। तुम मर जाओगे। ये स्वर्ग की दुनिया नहीं है। हमारे परिवार के सम्राट इसकी रखवाली कर रहे हैं। तुम इसमें जाना चाहते हो। तुम मौत की तलाश में हो।
बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने भी ये जीवेन को थोड़ा शून्यता से देखा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन इतने पागलपन से तियानजू के मूल में प्रवेश करना चाहेंगे। ऐसा लगता था जैसे उसने खुद को टेरान की पैतृक भूमि को छूने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। सम्राट, हाँ, लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये जीवेन स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि भले ही सम्राट के विद्रोह को ताव मिल जाए, इसकी तुलना स्वर्गीय परिवार के उन पुराने सम्राटों से नहीं की जा सकती, लेकिन वे पुराने सम्राट थोड़ी देर के लिए भी मुहर नहीं लगा सकते। इसके विपरीत सम्राट का विद्रोह ताव को स्वर्ग की दुनिया में पहुंचा सकता है, और प्रत्यक्ष खतरा अन्य स्वर्गीय सम्राटों की तुलना में और भी अधिक भयानक है। मैं सम्राट को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते हो? यह अभी ठीक है। मैं तुम्हारी एक अधूरी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे और उसके बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है, ये हमारे स्वर्गीय परिवार का भी मामला है। जब हमें बदला लेने के लिए किसी विदेशी की मदद की जरूरत होती है तो आप सफल नहीं होंगे। सुनहरे लबादे वाले युवक ने अपने चेहरे में थोड़ा बदलाव लाते हुए कहा। भले ही उसे अब सम्राट का विद्रोह पसंद नहीं है, लेकिन वह इस बारे में भी बहुत स्पष्ट है कि इस स्तर पर सम्राट के विद्रोह का पूरे तियानजू के लिए क्या मतलब है। तियानजू ने लंबे समय से स्वर्ग की दुनिया में अपनी गति खो दी है। दोनों तरफ का मोर्चा धीरे धीरे स्थिर हो गया है। इसमें अंतिम निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है और इसे पलटा भी जा सकता है। एक बुरा दिन तियानजू को निर्वासित किया जाएगा और फिर से सील कर दिया जाएगा। वे परिणाम सहन नहीं कर सकते। सील को तोड़ने के लिए तियानजू ने सफल होने के लिए हजारों वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। अगली बार इतना आसान और सरल नहीं होगा। सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं को सतर्क रहना चाहिए। हे, आप सफल होंगे या नहीं यह आपका मामला नहीं है। हालांकि यदि आपको मूल स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो महत्वपूर्ण बात आप पर होनी चाहिए। आप वैसे भी भाग नहीं सकते, ये जीवेन ने दृढ़ता से कहा। मैं आपको बताता हूँ। सुनहरे कपड़े पहने युवक ने अचानक अपना मुंह खोला और ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास एक टोकन है। केवल उस टोकन के माध्यम से ही हम मूल स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। ये केवल तभी जारी किया जाएगा जब मूल स्थान खुला हो और इसके समाप्त होने पर वापस ले लिया जाएगा। तुमने उसे इसके बारे में बताने की हिम्मत कैसे की? बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे उसने किसी गद्दार को देख लिया हो। क्या आपको लगता है कि मैं देशद्रोही हूँ? सुनहरे कपड़ों वाला युवक हंसा। मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। वह पागल है। यदि वह मूल स्थान में प्रवेश करने का साहस करता है तो वह मर चुका है। किसी बाहरी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दे। भले ही हम किसी निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करें, क्षेत्रों में मरने जा रहा हूँ। मैं उसकी मृत्यु की आशा देखने को तैयार नहीं हूँ। मेरे पास आज है। हाँ, ये हास्यास्पद है। बाद में सुनहरे लबादे वाले युवक की खांसी से खून निकला और लगातार खून बहता रहा। बैंगनी वस्त्रधारी युवक की आंखें अत्यंत सूनी थीं। हाँ, उनके जियानेक्सिया 3 दोस्त भी तियानजू में शक्तिशाली थे। उन्हें कब उम्मीद थी कि वे अपने दुश्मनों को इस तरह मार देंगे। सामने वाला आदमी इतना भयानक था कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि सम्राट के अलावा उसे कौन मार सकता है। सोने वाला युवक इस बात से नहीं डरता कि ये जीवेन नहीं जाएगा। जब तक वह सम्राट को मारना चाहता है, उसे मूल स्थान में प्रवेश करना होगा। ये जीवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने उसे ईमानदारी से बताया, जिससे वह बहुत परेशानी से बच गया। तब ये जीवेन ने उसके मुंह से उत्पत्ति का स्थान पूछा और फिर उन्हें राक्षस ध्वज में फेंक दिया और उन्हें राक्षस परिवार को खिला दिया। मैं घूरकर देखूंगा कि तुम कैसे मरोगे। हाँ, हम आपको जल्द ही पीले वसंत में फिर से देखेंगे। ये जीवेन एक बिजली की रोशनी से बाहर निकली और विशाल महाद्वीप में गायब हो गई। पूरा महाद्वीप बेहद समृद्ध है और अनगिनत तियानजू इस पर रहते हैं। वास्तव में वे तियानजू जो स्वर्ग की दुनिया में आए हैं, वे इसका केवल एक हिस्सा हैं। हालांकि उन तियानजू की तुलना में जो चले गए हैं, मुख्य भूमि पर रहने वाले तियानजू की ताकत आमतौर पर बहुत कमजोर है। आखिरकार तियानजू अभी भी दुनिया से लड़ने के चरण में है। भले ही ये नागरिक अतीत में प्रवास करते हों, वे कभी भी और कहीं भी युद्ध से प्रभावित हो सकते हैं और मारे जा सकते हैं। तियानजू का उद्गम इस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी स्थान है। ये कहा जाना चाहिए कि संपूर्ण महाद्वीप का निर्माण मूल को मूल मानकर किया गया है। जब तियानजू को पराजित किया गया और निर्वासित किया गया, तो केवल मूल स्थान के साथ ही वे अंतहीन अराजकता में जीवित रह सकते थे। इन वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे अस्तित्व महाद्वीप का विस्तार किया है।
सामान्य परिस्थितियों में साधारण तियानजू को मूल स्थान के करीब जाने की अनुमति नहीं है। केवल जब वे एक निश्चित समय पर खुले होंगे तो नायकों का एक समूह अवसरों और विरासत की तलाश में वहां जाएगा। सील द्वारा निर्वासित स्वर्ग की शक्ति पीछे छोड़े गए स्कूल की शक्ति से कहीं बेहतर है। न केवल इसलिए कि उस वर्ष के सभी प्रमुख अभिजात वर्ग को सील कर दिया गया और निर्वासित कर दिया गया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे महाद्वीप में कई सम्राट रक्षक थे और जिन्हें सील द्वारा निर्वासित किया गया था वे सम्राट का उल्लेख प्राप्त करने में सक्षम थे, हालांकि संसाधन उपलब्ध नहीं थे। अपर्याप्त। हालांकि विकास दर भी बाहर दबे हुए बचे हुए तियानजू गुट की तुलना में कहीं बेहतर है। तियानजू का उद्गम स्थान धूसर धुंध में डूबा हुआ स्थान है। यह आमतौर पर भूल भुलैया द्वारा अवरुद्ध होता है। केवल एक निश्चित समय पर एक चैनल खोला जाएगा और आदेश प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभाशाली लोग एक साथ एकत्रित होंगे। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि शून्य में कई शक्तिशाली सांसों ने चैनल के प्रवेश द्वार की रक्षा की, न केवल अनधिकृत लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक चीजों को मूल स्थान से बाहर निकलने और मुख्य भूमि को खतरे में डालने से रोकने के लिए भी। ये जिवेन ने बिजली की एक गेंद पर कदम रखा और सीधे चैनल में जा गिरी। ये लगभग इस हद तक था कि शक्तिशाली सांस को पकड़ा नहीं जा सका। ऐसा लगा मानो फ्लैश एक पल में ही गायब हो गया हो। ये कौन है? एक प्राचीन प्राणी से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास प्रवेश और निकास का प्रमाण पत्र है, अन्यथा वह मूल स्थान में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। वह कौन सी अनियंत्रित युवा पीढ़ी होनी चाहिए? किसी ने समझाया। अब युवा पीढ़ी के बच्चे एक से बढ़कर एक घमंडी और दबंग हो गए हैं। हा, इसमें अजीब क्या है? हम उनसे बेहतर नहीं थे। खैर, उस समय हमने उन अधिकारियों की बिल्कुल भी बात नहीं मानी और अपना युग बनाना चाहते थे। ये सही है। अफसोस, वह बहुत दूर का समय था। जब उन्होंने ये कहा तो वे फिर चुप हो गए। फिर कोई नहीं बोला। ये पुरानी प्राचीन वस्तुएं फिर से खेती में आ गईं। साधना लगभग उनकी प्रवृत्ति बन गई है और उन्हें हर समय अभ्यास करना पड़ता है। ये जिवेन मूल स्थान पर पहुंचे और तुरंत एक अदृश्य दबाव महसूस किया जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया। वह थोड़ा सा घबरा गया। उसका भेष उन तियानजू को धोखा दे सकता था, लेकिन वह स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े को धोखा नहीं दे सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े का कानून स्वचालित रूप से तियानजू के अप्रत्याशित लोगों को पीछे हटा देगा। बेशक इससे उसके लिए कोई घातक खतरा पैदा नहीं होगा, लेकिन उसकी ताकत दब गई, जो एक अपरिहार्य समस्या है। यह अवश्यंभावी है कि उसके शरीर में तियानजू की उत्पत्ति नहीं है। इस तरह यह अभी भी इसलिए है क्योंकि उसने प्रमुख तलवार तकनीक का अभ्यास किया है, अन्यथा अस्वीकृति अधिक गंभीर होगी। वह प्रमुख तलवार तकनीक को विकसित करके बाहरी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन वह उस मूल स्थान को धोखा नहीं दे सकता जिसे स्वर्गीय परिवार की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि सम्राट के दफनाने वाले देवता शिंघाई भी इतने खतरनाक नहीं लगते। ये जिवेन बहुत आगे तक गया और उसका मूल स्थान बहुत अच्छा था। वह केवल धीरे धीरे खोज कर सकता था, कुछ साहसिक कार्यों की तलाश कर रहा था और देख रहा था कि क्या उसे सम्राट का ठिकाना मिल सकता है। हालांकि सुनहरे वस्त्र पहने युवक के अनुसार सम्राट के विद्रोह को मूल स्थान के सबसे केंद्रीय स्थान पर विरासत मिलने की संभावना है। इसकी सबसे अधिक संभावना है क्योंकि जिस विरासत को वह स्वीकार करना चाहता है वह कोई साधारण विरासत नहीं बल्कि सम्राट की विरासत होगी। न केवल वह, बल्कि कुछ बेहद शक्तिशाली तियानजू प्रतिभाएं भी विरासत स्वीकार करने जाएंगी। यदि उनका चयन हो सके तो वे कदम दर कदम आसमान पर चढ़ते जाएंगे। इसमें शून्यवादी भगवान भी शामिल हैं जिन्होंने छिपे हुए गठबंधन को नष्ट कर दिया है। इसलिए ये जिवेन जल्दी में नहीं थे, सभी तरह से आगे। अचानक उसके सामने दुनिया घूमने लगी। एक भयंकर प्राचीन दुष्ट आत्मा अचानक एक में सिमट गई और फिर एक विशाल दहाड़। सभी ने यही देखा कि शून्य में एक विशाल एवं अतुलनीय भयंकर जंतु उत्पन्न हो गया है। यह विशाल जानवर विशाल शरीर वाला एक विशाल भेड़िया है। टाइगू पर्वत की तरह ही शरीर का हर बाल एक विशाल प्राचीन पेड़ जितना मजबूत है। संपूर्ण शरीर महान प्रतिरोध वाला विशाल पर्वत है। उसके दांत आकाश को चीरने वाली दो तेज तलवारों के समान थे, सीधे ये जिवेन की ओर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस पशु पूर्वज से मिलूंगा। ये जिवेन के चारों ओर चीख पुकार मच गई। ये जिवेन इस क्षेत्र में अकेले नहीं थे, आसपास बहुत सारे लोग थे। वे सभी तियानजू के कुलीन वर्ग हैं, प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतिभा। लेकिन जब उन्होंने इस विशाल भेड़िए को देखा तो वे लगभग बेहोश नहीं हुए। कहा जाता है कि वह जानवर सम्राट बनने वाला था।
बाद में इसे हमारे स्वर्गीय परिवार के एक सम्राट ने मार डाला और मूल स्थान पर रख दिया। अप्रत्याशित रूप से इतने वर्षों के बाद उसके युवान भगवान ने न केवल इसे नष्ट कर दिया बल्कि ठीक भी हुआ और इस स्थान पर वापस आ गया। किसी ने फुसफुसाकर इस विशालकाय भेड़िए की पहचान की जो उस समय भी एक शक्तिशाली अस्तित्व था। इससे सम्राट को भी खतरा हो सकता है। सम्राट को हत्या के लिए स्वयं आगे आना होगा। बहुत से लोग चिल्लाए, आप इस जानवर से शुरुआत में ही क्यों मिले? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पत्ति स्थान के मार्ग के पास के क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है? जाहिर है ऐसे स्तर का अस्तित्व सामान्य परिस्थितियों में सामने नहीं आएगा। मैं सचमुच नहीं जानता कि वे भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली, अन्यथा वे इस जानवर का सामना कैसे कर सकते हैं। उससे लड़ो। वो हम सभी को निगलना चाहता है, खून और मांस को परिष्कृत करना चाहता है और खून बहने वाले मांस को फिर से उगाना चाहता है। किसी ने दहाड़ लगाई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और स्पष्ट रूप से देखा कि विशाल भेड़िए के पास वास्तव में केवल विशाल हड्डियों का एक जोड़ा था। जहां तक उसके शरीर पर मौजूद मांस और रक्त की बात है तो ये स्पष्ट रूप से केवल रूपांतरित ऊर्जा शरीर था, वास्तविक मांस और रक्त नहीं। लेकिन अगर हम उन्हें निगल ले तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। हम निश्चित रूप से पुनः मांस और रक्त को जन्म दे सकते हैं। उस स्थिति में परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या हमें मूल स्थान पर प्रतिस्पर्धा में फिर से हस्तक्षेप करना होगा? इसे अनिवार्य रूप से अक्षम करार दिया जाएगा। और तो और उत्पत्ति का स्थान बहुत रहस्यमय है। यहाँ तक कि स्वर्गीय परिवार का सम्राट भी इस क्षेत्र में लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह कभी कभार ही हस्तक्षेप कर सकता है। ये विशेषज्ञ गरजे और हरकत में आ गए। ये लोग तियानजू के कुलीनों में से कुलीन लोग हैं। हालांकि उनकी तुलना जियानिक्सिया के 3 दोस्तों से नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी ताकत अर्थ सम्राट से ऊपर है। वे अभी भी एक साथ विशाल और भयानक हैं। लेकिन ये हमले विशाल भेड़िए पर गिरे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ और वे सीधे उछल पड़े। इस समय आकाश से बिजली का एक झटका गिरा जो सीधे एक विशाल गड़गड़ाहट में बदल गया और अचानक विशाल भेड़िए से टकरा गया। बूम! अनगिनत गड़गड़ाहटें धर्मरथों में बदल गईं, सीधे प्रकट हुईं और फिर सभी दिशाओं में फैल गईं। लोगों को यह वज्रयुक्त धर्मग्रंथ दिखाई देने लगता है जो सीधे ही एक लोक में बदल जाता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। विशाल भेड़िए के शरीर में तुरंत एक बड़ा खून का छेद बन गया और खून के छींटे बार बार बाहर निकलने लगे और चिल्लाने लगा। सबकी निगाहें ये ज़िवेन पर पड़ी। वे थोड़े अस्पष्ट थे। ये जानना बहुत कठिन था कि यह आदमी कौन था। वे अपने संयुक्त प्रहार से विशाल भेड़िए को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब उन्हें ऐसा करना पड़ा तो उन्हें सम्राट से हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ा, लेकिन गड़गड़ाहट में बैठे आदमी ने एक ही झटके में विशाल भेड़िए पर हमला कर दिया। उनकी आंखों में एक गहरा सदमा झलक गया। बहुत से लोग और भी अधिक चिंतित हैं, विशेष रूप से ये ज़िवेन इतना शक्तिशाली है जिससे वे उस पर भरोसा करना चाहते हैं। आखिरकार यहाँ ये बहुत खतरनाक है। यदि वे एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति के अनुयायी बन सकते हैं तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि वे प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग जिनके पास बड़ी संख्या में अनुयायी नहीं है, उनके शामिल होने के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि उनके सामने वाला व्यक्ति अलग है। ये स्पष्ट है कि आगे बढ़ने के लिए केवल एक व्यक्ति है और कोई अनुयायी नहीं है। गर्जन! विशाल भेड़िया दहाड़ने लगा और पृथ्वी अचानक हिल गई। अनगिनत जीवन शक्तियां लुढ़की और बह गईं। इसकी जादुई शक्ति बहुत अधिक थी। उन वर्षों में एक सम्राट जो व्यक्तिगत रूप से काम कर सकता था उसे मारने के लिए आगे आया, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना भयानक था। ये ज़िवेन के इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर केवल कुछ ही लोग, जैसे कि विशाल जानवर के पूर्वज और मरे हुए भूत सम्राट को व्यक्तिगत रूप से कार्यशील सम्राट द्वारा मारा जा सकता है। बाकियों को ऐसा सम्मान पाने का अवसर भी नहीं मिलता। उसकी कार्रवाई बहुत तेज थी। एक पल में उसने ये ज़िवेन को मार डाला था। उसकी आंखें अत्यंत भयंकर थीं। उसकी आंखों ने भयंकर रोशनी से ये ज़िवेन को देखा। हा, अच्छा जानवर, ठीक समय पर। मेरे पास हथियार की कमी है, मैं तुम्हारे दांत ले लूंगा। ये ज़िवेन जोर से हंस पड़ी। पीछे हटने के बजाय वह शीर्ष पर पहुंचा और अंतहीन गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ एक मुक्का मारकर उसे मार डाला। टकराना! ये ज़िवेन ने भेड़िए को मुक्का मारा। विशाल भेड़िया चिल्लाया और उसका पूरा सिर वहीं फट गया। ऊर्जा से रूपांतरित उसका मांस और रक्त शरीर सीधे बह गया, जिससे उसमें मौजूद सफेद हड्डी प्रकट हो गई जो उसकी जड़ है। भले ही उसे सम्राट ने मार डाला हो, पिछले अनगिनत वर्षों में मांस सड़ गया है, लेकिन उसके शरीर की हड्डियां नहीं सड़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना मजबूत है।
हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, ये जिवेन सीधे ऊपर पहुंचे, दोनों हाथों से विशाल भेड़िए के दोनों दांतों को पकड़ लिया और अचानक प्रयास किया। भीड़ ने केवल एक तेज आवाज सुनी और फिर देखा कि विशाल भेड़िए के दांत अचानक टूट गए थे। विशाल भेड़िया बार बार चिल्लाता और पीछे हटता रहा। ये जिवेन की आंखों को देखकर वह भी बेहद डरा हुआ था। फिर वह पागलों की तरह वापस भागा। उसने देखा था कि उसके सामने वाला आदमी इतना भयानक था कि उसे अकेले ही उसके शरीर से कुचलकर मार डाला गया था। यदि वह अभी भी अपने चरम पर होता तो वह निडर होता। दुर्भाग्य से वह बिल्कुल भी चरम पर नहीं था। सामान्य तियान परिवार के विशेषज्ञों को डराना ठीक था। जब वह ये जिवेन से मिले तो वह पूरी तरह से लोहे की प्लेट से मिले। उसे मैदान मिलने की उम्मीद नहीं थी और वह दूर भाग गया। मत जाओ, रहो। ये जिवेन एक बड़े हाथ में बदल गया और विशाल भेड़िए को पकड़ लिया। विशालकाय भेड़िया तुरंत उसकी पकड़ में आ गया। अनगिनत बिजलियां जंजीरों में बदल गईं और उसे कैद कर लिया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह बच नहीं सका। इसके विपरीत गड़गड़ाहट की शक्ति से उसका मांस और खून खुल गया और हर जगह मांस और खून का ढेर लग गया। दहाड़ 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 भेड़िया गुर्राता रहा और संघर्ष करने की कोशिश करता रहा। ये बेकार है। आप अपनी वर्तमान ताकत के साथ संघर्ष नहीं कर सकते। ये जिवेन मुस्कुराए और वाद्य सम्राट से विरासत में मिला सूत्र चलाया। उसके हाथ में दो विशाल दांतों को अद्भुत गति से परिष्कृत किया गया और तुरंत गड़गड़ाहट की शक्ति से चमकते हुए दो चांदी के लंबे चाकू में बदल दिया गया। ये जिवेन अब लगभग अर्ध सम्राट के चरम पर है। कलाकृतियों को निखारने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये बस कुछ मिनटों की बात है। यह कोई कठिनाई नहीं है। दहाड़ता हुआ भेड़िया थंडर पावर ग्रिड में संघर्ष करता रहा, लेकिन वह ये जिवेन के थंडर पावर ग्रिड से छुटकारा नहीं पा सका। टकराना। तेज आवाज के साथ विशाल भेड़िए का शरीर हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया और वज्र ग्रिड की चपेट में आने से वह मौके पर ही मारा गया। अच्छा, भयानक। जब ये जिवेन की आकृति लोगों के सामने से गायब हो गई तो वे अंततः भगवान के पास वापस आ गए। यह आदमी कौन है? तुमने उसे कभी क्यों नहीं देखा? मुझे नहीं पता। क्या ये कोई छिपा हुआ बुजुर्ग है? हाल ही में कई लोगों को निमंत्रण मिला है। ऐसी योग्यता वाले कई लोगों को एकांतवास की चरम सीमा हो सकती है। अर्ध सम्राटों का जन्म हुआ है। आखिरकार इस बार यह अलग है। यदि कोई सम्राट स्वयं है तो जरूरी नहीं कि केवल सम्राट ही ऐसा कर सकता है सम्राट की योग्यता प्राप्त करे। कई लोगों ने इसके बारे में बात की, लेकिन वे अभी भी टू जिवेन की पहचान नहीं देख सके। ये सिर्फ एक शॉट था। उनके दिलों में ये जिवेन सम्राट के अधीन सबसे भयानक विशेषज्ञों में से एक बन गए थे। ये जिवेन मूल स्थान पर चलता है और आसपास का स्थान हर समय विकृत और प्रकट होता है। बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ का कानून न जाने कितने गुना भारी है। जितना अधिक आप अंदर जाते हैं, उतना अधिक आप इस मजबूत दबाव को महसूस कर सकते हैं, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बस इसी तरह आप लोगों की ताकत को उतना ही अधिक निखार सकते हैं। लेकिन तुम्हें जिवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे नहीं दिखाया, लेकिन उनके शरीर में एक ताववादी उपकरण था और कोई भी उत्तेजक कानून उनके कार्य को प्रभावित नहीं कर सकता था। उनके लिए यह एक तरह का प्रशिक्षण है, एक तरह का ज्ञानोदय है। उत्पत्ति के स्थान पर तियानजू का सबसे पुराना कानून इसमें प्रकट होता है। जितना अधिक ये जिवेन इसके माध्यम से यात्रा करता है और अधिक चीजें देखता है, उतना ही अधिक वह तियानजू की उत्पत्ति को समझ सकता है। उद्गम भूमि में कई प्राचीन क्लासिक्स हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश ठंडी हवा में नष्ट हो जाते हैं, कुछ बने रहते हैं। इन चीजों के माध्यम से टू जिवेन ने पहली बार कई तियानजू के रहस्यों को सीखा। इन बातों को बाहर जानना असंभव है। वह जितना गहराई में जाता है, अंदर का माहौल उतना ही खराब होता जाता है। कई स्थानों पर यहाँ तक कि एक संभावित सम्राट भी गलती से इसमें गिर जाएगा। 1 साल बाद एक बयान एक पल में पूरे मूल स्थान पर फैल गया। उस समय दांती के शरीर का एक हिस्सा उत्पत्ति के स्थान पर ही फिर से पैदा हुआ था। जब पहली बार खबर छपी, लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुरंत ही यह खबर नाक नक्श वाले लोगों तक फैल गई। खासकर इस बात के कारण और प्रभाव के बारे में वे जल्द ही फैल गए। पता चला कि शरीर का ये हिस्सा तब का है जब स्वर्गीय परिवार के सम्राट ने उससे लड़ाई की थी। उसके अंगों को काटकर अब तक सील कर दिया गया है। केवल अभी उसने अंततः अपने अंगों से दैन-डी के सार और भावना को खत्म कर दिया। यह अंततः दुनिया में वापस आ गया है। ये खबर सुनकर बहुत से लोग उत्साहित हो गए। आप जानते हैं, दांते ताओ को पाने के लिए थे। वाओ, IQ.com। उन्होंने खुद को एक सर्वोच्च चिकित्सा में प्रशिक्षित किया।
उनके शरीर का अंग परम औषधि है। यदि उसने इसे निगल लिया तो उसका कौशल बढ़ गया। तब से उन्होंने तेजी से प्रगति की। यह कोई समस्या ही नहीं है। वह स्थान जहां डैंडी का शरीर है एक विरासत वेदी है। जिस सम्राट ने उस पर मुहर लगाई थी उसने यहाँ एक बड़ी मुहर छोड़ी थी। यदि आप डैंडी के शरीर का वह हिस्सा पाना चाहते हैं तो आपको उस सम्राट का उत्तराधिकारी बनना होगा। दूसरे शब्दों में, आप केवल उसके द्वारा ही माने जा सकते हैं। लोग कैसे उत्साहित न हो, खासकर ये दो बड़े फायदे हैं। उन्हें दान सम्राट के शरीर का हिस्सा मिल सकता है। इसे निगलने के बाद उनका कौशल बढ़ जाता है और वे सर्वोच्च सम्राट के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इन अफवाहों और किंवदंतियों के तहत अधिक से अधिक लोग विरासत की वेदी की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि तू जिवेन भी कोई अपवाद नहीं है। यदि वह दंती के शरीर का हिस्सा प्राप्त कर सकता है तो वह अनगिनत वर्षों तक कड़ी मेहनत कर सकता है और उसे वास्तव में अर्ध सम्राट के शिखर पर कदम रखने दे सकता है। वह ऐसा मौका नहीं चूक सकते। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। आप जानते हैं, उत्पत्ति के स्थान पर हालांकि कई विरासतें विरासत में नहीं मिलती हैं, भले ही वे विरासत में मिली हो, उन्हें परिष्कृत करने में आमतौर पर लंबा समय लगता है और इस तरह तत्काल परिणाम प्राप्त करना असंभव है। आज ये जिवेन पर काम करने वाली गोली का तो जिक्र ही नहीं, ये सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध ही नहीं है। अफवाह के अनुसार कुछ ही दिनों में ये जिवेन विरासत वेदी के पास आए। हालांकि विरासत वेदी के पास बड़े तूफान चल रहे थे। इनमें से कोई भी तूफान भगवान राजा द्वारा उड़ाए गए हड्डियों और मांस को नष्ट कर सकता है, जैसे कि वे सभी की प्रगति को अवरुद्ध कर रहे हों। हवा बहुत अजीब है। क्या ये पौराणिक भूत या हवा है? ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और इसके बारे में सोचा। उसके दिमाग से अनगिनत सामग्रियां निकली और जल्द ही उसे पहचान लिया। ये पौराणिक भूत या हवा है। इस तरह की हवा प्राकृतिक रूप से बनती ही नहीं लगती। केवल सबसे अंधेरी जगहों में ही ये थोड़ा सा उत्पादन कर सकता है। अब इसकी इतनी संख्या हो गई है और इसे देखना सामान्य बात नहीं है। अंधेरी भूतिया हवा के आसपास ये जिवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कई शक्तिशाली हस्तियां प्रतीक्षा कर रही थीं। जाहिर है, बहुत से लोग सम्राट की विरासत पाना चाहते थे, लेकिन वे जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वहां एक पोस्ट है जिस पर एक स्विच लगा हुआ है। ये जिवेन की आंखें जल रही थीं। एक पल में उसे भूतिया हवा की गहराई में एक स्तंभ दिखाई दिया जिस पर एक स्विच लगा था। जल्द ही तू जिवेन ने उन लोगों के संवाद को सुना। जैसा कि आपने जिवेन ने अनुमान लगाया था, प्राचीन और सरल कॉलम का स्विच इन भूतिया हवाओं को बंद करने का स्विच था। इस स्विच के बिना शिखर अर्ध सम्राट भी जल्दी से अंदर नहीं जा सकता था। हालांकि स्तंभ भूत हवा और पाताल लोक के बीच है, ये केवल सबसे बाहरी भाग पर है। कम समय में जल्दबाजी करना अभी भी संभव है। कम से कम ये जिवेन बहुत आश्वस्त है। अगर कोई स्विच है तो एक चाबी भी होनी चाहिए। ये जिवेन ने तुरंत इसका फैसला किया। जल्द ही चाबियों की बात भी महाशक्तिशाली लोगों को पता चल गई। कुल मिलाकर 7 चाबियां थीं और 7 चाबियां एक साथ लगाने पर ही स्विच चालू करना संभव था। इन भूतिया हवाओं को बंद करो। ये कुंजियां पूरे उद्गम स्थान पर बिखरी हुई थीं और जल्द ही पहली कुंजी सामने आई। कुछ देर के लिए खूनी तूफान आया और सभी लोग पागलों की तरह प्रतिस्पर्धा करने लगे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि स्विच को चालू करना और भूत की हवा को एक चाबी से बंद करना असंभव है। केवल एक हाथ में होने से ही हमें बोलने और अंत में विरासत वेदी में प्रवेश करने का अधिकार हो सकता है। लोग आज भी इस सच्चाई को समझते हैं। विरासत वेदी में प्रवेश करने के लिए आपको योग्यताओं की आवश्यकता है और ये कुंजियां योग्यताएं हैं। इस योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने एक अद्भुत लड़ाई शुरू की। हालांकि वे सभी तियानजू थे, फिर भी उन्होंने विदेशी कुलों से बदतर लड़ाई नहीं लड़ी। कुछ समय के लिए नदी में खून बह गया और हर जगह लाशों का समुद्र देखा जा सकता था। ये जिवेन ने इस मामले में भाग नहीं लिया क्योंकि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। खैर, आखिर में चाबी जिसे मिल गई उसे यहीं आना पड़ा। फिर हम उन सभी को पकड़ लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कामना की कि तियानजू के लोग मारे जाएं और गंभीर रूप से घायल हों, जिससे सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना के महान दबाव को कम किया जा सके। चूंकि यह विरासत इतनी महत्वपूर्ण है, ये जिवेन उन्हें इसे न केवल अपने लिए बल्कि सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं के लिए भी प्राप्त नहीं करने दे सकते। अन्यथा तियानजू थोड़े समय में एक शक्तिशाली गुरु को पुनः स्थापित कर सकता है। पहली कुंजी की खबर के बाद से जल्द ही एक के बाद एक अन्य चाबियां सामने आईं। प्रतिस्पर्धा को और अधिक तीव्र बनाएं। मांस और रक्त मिल की तरह बड़ी संख्या में विशेषज्ञ और संचालक तेजी से नीचे गिर गए। इन 7 चाबियों का एक स्वामी होता है।
स्वामी 7 नहीं, बल्कि वास्तव में केवल 3 ही हैं। ये तियानजू के भीतर भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व है, विशेष रूप से सील स्कूल के बीच। जब ये शिवेन ने उनमें से एक का नाम सुना तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत हत्या का इरादा फूट पड़ा। वह है शून्यता का भगवान। ऐसा नहीं है कि दोस्त इकट्ठे नहीं होते। हालांकि उत्पत्ति का स्थान बहुत बड़ा है, फिर भी ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्हें इन स्तरों के लोग मान सकते हैं। शून्यता के भगवान के अलावा 2 स्वर्गीय परिवार हैं, तथाकथित अजय आतंक, त्यानयुवान के भगवान और वानबाओ के भगवान। इन दोनों व्यक्तियों की प्रसिद्धि शून्य के भगवान से कम नहीं है और उनमें जीतने की क्षमता भी है। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे विरासत की वेदी पर आए हैं। शायद एक और बदलाव होगा। उनके पास अभी भी मौका है। जल्द ही 7 चाबियों का पहला मालिक आ गया, यानी वानबाओ का भगवान। सभी खजानों का भगवान एक साहसी चेहरे वाला युवक है। उनका पूरा शरीर लगभग भौतिक हो गया है। यह उसका क्षेत्र और परमेश्वर का राज्य बन गया है। वह हर समय उसकी रक्षा कर रहा है। उसमें कोई भी घुस नहीं सकता। सभी खजानों का भगवान हिस अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली। ऐसा कहा जाता है कि उसके हाथ में अनगिनत जादुई हथियार है, इसलिए उसे सभी खजानों का भगवान कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या गलत। किसी ने फुसफुसाकर कहा, उसके हाथ में 3 चाबियां हैं और उनमें से अधिकांश उसके पास हैं। मैं आ गया हूँ। क्या दोनों ताओवादी भाई बाहर आकर नहीं मिलेंगे? वानबाओ के भगवान अपनी पीठ के साथ खड़े थे और उनके चेहरे पर बेहद आत्मविश्वास था, लेकिन उन्होंने बेहोश होकर कहा, अच्छा, सभी खजानों का कितना स्वामी। प्रशंसा की सांस लेने के बाद चीनी पोशाक पहने एक युवक ने इंद्रधनुष पर कदम रखा और भीड़ के सामने आ गया। वह आने वाले 3 लोगों में से दूसरे थे। अब जब वे सभी यहाँ हैं, तो सभी चाबियां सौंपना उचित है। मैं सम्राट की विरासत के लिए पर्याप्त हूँ। एक विद्रोही युवक अपने तेज से भागता हुआ जनता के सामने आया।